अगर आप रिएक्ट जीएस सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मुझे अगले 2 घंटे देते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप रिएक्ट जीएस में मास्टर बन जाओगे, क्योंकि मैं रिएक्ट जीएस के वो चंद टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ जो 90% इस्तेमाल होते हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। बाकी भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो एडवांस प्रोजेक्ट बिल्डिंग या कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में। लेकिन अगर आप रिएक्ट अभी सीखना चाहते हो, अभी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इन टॉपिक्स को सीखने के बाद आप रिएक्ट जीएस का 90% कर लेते हो। जिस तरह से अगर आप HTML की बात करो तो आप HTML के अगर टैग्स देखो तो वो 100+ हैं, लेकिन हम कितने इस्तेमाल करते हैं? जस्ट 25-30, और उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम पूरी वेबसाइट बना लेते हैं। इसी तरह से रिएक्ट जेएस के जो टॉपिक्स हैं वो भी 100+ हैं, लेकिन मैं आपको वो चंद टॉपिक्स बताऊंगा, ऑलमोस्ट 10 बनने हैं। वो चंद टॉपिक्स आपको बताऊंगा जिनको करने के बाद आप रिएक्ट जेएस में एक्सपर्ट बन जाओगे। आप रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर दोगे और आप अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकोगे। मैं आपको रिएक्ट के वो चंद टॉपिक्स कवर करवाने के बाद एक ब्यूटीफुल सा नेविगेशन बार विद हेडर पार्ट भी सिखाऊंगा, जिसके आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो हम इसकी बेसिक सीखेंगे, उसके बाद इसका एक प्रोजेक्ट भी करेंगे इन्हीं टॉपिक्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिएक्ट फंडामेंटल्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट के फंडामेंटल्स क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा कि रिएक्ट फ्रेमवर्क क्या है या लाइब्रेरी है, तो इसके ऊपर मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्ट को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम देखेंगे कि JSX क्या है रिएक्ट जेएस में। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट किस तरह से लगाते हैं, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट्स, दोनों आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉप्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है रिएक्ट जेएस में। आप इसको सीखने के बाद आपको प्रॉपर्टीज के जितने भी कंसेप्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में इवेंट्स क्या हैं, हम किस तरह से इवेंट्स लगाते हैं। उसके बाद देखेंगे स्टेट्स क्या है, किस तरह से हम डाटा को होल्ड करवा के नेक्स्ट टाइम उसे चेंज करवा सकते हैं, और वो भी हम देखेंगे क्लास कंपोनेंट्स में। उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्ट राउटर डॉम क्या है, हम किस तरह से मल्टी पेजेस वेबसाइट बना सकते हैं रिएक्ट जेएस में, क्योंकि रिएक्ट जेएस एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ये मैं अलाउ करती है कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाओ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप मल्टी पेजेस वेबसाइट बना सकते हो रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू। उसके बाद हम देखेंगे CSS इन रिएक्ट जेएस। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी तरह से हम CSS रिएक्ट जेएस में लगा सकते हैं। बस यही चंद टॉपिक्स हैं जिनको करने के बाद आप रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल कहते हैं बुनियाद को, जिससे चीज़ स्टार्ट होती है। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसने हमें एक यूज़र इंटरफेस बना के देना है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि जो चीज़ हमें वेबसाइट के ऊपर नज़र आ रही है, जैसे हम फेस इंटर करते हैं और जो हमें सामने चीज़ नज़र आ रही होती है, जो हमें इफेक्ट नज़र आ रहा होता है, जो हमें डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है, वो होता है UI, यूज़र इंटरफेस। React is famous JavaScript library. Basically, React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library used for building user interface. What we can see in the web application or the browser is called user interface. जो भी हम वेबसाइट में देखते हैं या जो भी हम ब्राउज़र में देखते हैं उसे UI कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को भी देख रहे हो, आप वेबसाइट में देख रहे हो या फिजिकली भी किसी को देख रहे हो, तो जो चीज़ आपके सामने है ना, आपने उसको UI कंसीडर करना है कि ये एक यूज़र इंटरफेस है। इस तरह से आपको समझ आ जाएगी कि UI किसे कहते हैं। UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। जैसे हमने यहाँ पे YouTube को ओपन किया तो YouTube में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो सारा क्या है? यूज़र इंटरफेस। जो भी चीज़ आपको वेबसाइट में नज़र आ रही है वो है UI, यूज़र इंटरफेस। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये बेसिकली इसका फंडामेंटल ये है कि इसने UI को क्रिएट करना है। इसने हमें UI क्रिएट करके देने हैं, हमने इसको कमांड देंगे, कोड लिखेंगे और ये हमें UI, यूज़र इंटरफेस, इस तरह के खूबसूरत से डिज़ाइन करके देगी। अब आपका UI जो है वो कवर हो गया, रिएक्ट फंडामेंटल्स आपका कवर हो गया, आपको समझ आ गई कि रिएक्ट फंडामेंटल किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रिएक्ट जो है ये एक लाइब्रेरी है या एक फ्रेमवर्क है। तो रिएक्ट जो है ये एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फ्रेमवर्क. The framework is a complete solution. Everything you need to make your application is built in a framework. Usually want you to code everything a certain way. जो framework होता है ये इसमें एक complete solution होता है। इसमें आप हर तरह की चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी ये थोड़ी सी महदूद होती है
लेकिन रिएक्ट लाइब्रेरी महदूद नहीं है। रिएक्ट जो है एक लाइब्रेरी है, लेकिन ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। आलमोस्ट जो चीज़ आप फ्रेमवर्क में बना सकते हो वो आप इस लाइब्रेरी में बना सकते हो। इसका मतलब क्या है कि द फ्रेमवर्क इज कंप्लीट सोल्यूशन, एवरीथिंग यू नीड टू मेक योर एप्लीकेशन इज बिल्ट। अ फ्रेमवर्क यूजली वांट यू टू कोड एवरीथिंग अ सर्टन वे। फ्रेमवर्क कहता है कि आपने एक जो कोड लिखना है फ्रेमवर्क का, वो आपने एक सर्टन वे में लिखना है, एक अलग तरीके से लिखना है। लेकिन रिएक्ट कहती है कि कोई आपको सर्टन वे में लिखने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ जो आप HTML यूज़ कर रहे थे आप उसी HTML को यूज़ कर लो, जो आप CSS को यूज़ कर रहे थे उसी CSS को यूज़ कर लो। कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपको हम फ्रेमवर्क से भी अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो वाकई रिएक्ट जो है फ्रेमवर्क से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है, लेकिन ये है लाइब्रेरी, इसे आप फ्रेमवर्क नहीं कह सकते। तो आपका यहाँ पे भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रिएक्ट जो है वो फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है। तो अब ये जो मेन इसके बेसिक टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए, इसको अब इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कि आपको पता हो कि रिएक्ट के जो बेसिक है, जो उसका फंडामेंटल है, उसका फंडामेंटल उसकी बुनियाद है UI क्रिएट करना। और ये एक लाइब्रेरी है जिसमें हमें जो कोड है वो अलग से नहीं लिखना पड़ता, वही हम HTML कोड यूज़ कर रहे होते हैं और वही हम CSS का कोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक खूबसूरत सा इंटरफेस बना लेते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे वीडियोज़ में चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आपको बनाना सिखाऊंगा, तब आपका सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो आपका रिएक्ट फंडामेंटल भी हो गया, रिएक्ट फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हम रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे JSX इन रिएक्ट। You can make HTML elements by using JSX. JSX is basically a syntax extension of regular JavaScript and it is used to create React element. JavaScript syntax look like HTML syntax. What we write in JSX render in React DOM. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो JSX है ये JavaScript एक्सप्रेशन है, ये स्टैंड फॉर होता है JavaScript XML। लेकिन इसके साथ हमने क्या करना होता है, इसके साथ हमने HTML एलिमेंट क्रिएट करने होते हैं। अब नॉर्मल आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो जब आपने HTML का कोड लिखना है अपने ब्राउज़र के अंदर, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हो, डिव क्रिएट करते हो, फिर उसका इनर HTML लेते हो, उसके बाद इनर टेक्स्ट इनर एलिमेंट जो भी आप करते हो, तो आप डोम यूज़ करते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जाके आपका एलिमेंट क्रिएट होता है। लेकिन रिएक्ट में हम JSX को यूज़ करते हुए जिस तरह से हम नॉर्मल HTML का कोड लिखते हैं एज इट इज़, वही सेम कोड हम अपने रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर लिख लेते हैं। उस चीज़ को कहते हैं JSX। और जब आपने फाइल को सेव करना होता है तब भी आप फाइल का नाम भी JSX लिख सकते हो। तो ये इसका मतलब है, जो भी हम कोड लिखते हैं JSX में, वो रेंडर जब होता है ना, तो रेंडर हो जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में। जिस तरह से नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो डॉम में काम करता है। जब भी हमने जावास्क्रिप्ट में HTML का कोड लिखना है तब हमने डॉम का इस्तेमाल करना है। लेकिन रिएक्ट के अंदर हमने HTML का कोड एज इट इज़ ही लिख देना है। लेकिन जब उसको हम रेंडर करवाएंगे डॉम में, तो वो उसको एज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम ही तस्वर करेगा। वो ऐसा ही समझेगा कि जैसे डॉम मेरे पास आया, उसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट का एलिमेंट, रिएक्ट का कंपोनेंट। तो अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जी दोस्तों, अब हम देखेंगे JSX को, जावास्क्रिप्ट XML एलिमेंट को, कि किस तरह से हम उसको क्रिएट करते हैं। जो हमारी लास्ट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने रिएक्ट को इंस्टॉल करना सीखा था। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एलिमेंट को रेंडर करते हो और किस तरह से आप JSX एलिमेंट को क्रिएट करते हो। तो अब मैं तो अपने कोड एडिटर में, तो जब आपने रिएक्ट को इंस्टॉल करना है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास आ जाना है। आपको readme.md की फाइल, package.json, getignore, src और पब्लिक फोल्डर और नोड मॉड्यूल्स, ये आपके पास फोल्डर मौजूद होते हैं। आपने काम किस में करना होता है, आपने जस्ट काम करना होता है src के अंदर। इसी के अंदर आपने सारे अपने कंपोनेंट क्रिएट करने हैं। इसी के अंदर आपने अपनी HTML का कोड, CSS का कोड, अपने कंपोनेंट इसके अंदर क्रिएट करने होते हैं। जो पब्लिक है, पब्लिक के अंदर आपके पास जस्ट index.html की फाइल रहती है, या अगर आपने इसमें इमेजेस लगानी है, कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना है, या आप इसमें SVG में यूज़ करते हो, तो आप पब्लिक के अंदर रख सकते हो। तो बेसिकली आप पब्लिक और src इन दो फोल्डर के साथ खेलते हो। जो नोड मॉड्यूल्स है, इस फोल्डर को आपने कुछ भी नहीं कहना, ना इसमें से आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है। अब ये पब्लिक है, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है ना, इनका बाय डिफ़ॉल्ट एक लोगो आ रहा है और सर्कुलेट हो रहा है। मैं इसकी जगह जस्ट हेलो
वर्ड प्रिंट करवाता हूँ। तो उसके लिए आप इसके अंदर जितनी भी फालतू फाइल्स हैं वो सारे डिलीट कर दें। मिसाल के ये report.txt है पब्लिक में, ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद लोगो है, लोगो भी हमें नहीं चाहिए। ये दूसरा लोगो भी हमें नहीं चाहिए। फेव आइकन जो है ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है src का फोल्डर। अब इसके अंदर जो है ना पब्लिक, इसके अंदर index.html की फ़ाइल ये आपने रखनी ही रखनी है। जब तक आप index.html की फ़ाइल नहीं रखेंगे तब तक आपके कंपोनेंट्स जो है वो वर्क नहीं करेंगे, आपकी रिएक्ट ऐप वर्क नहीं करेगी। क्योंकि बेसिकली जब ब्राउज़र में कोड शो होना है उसने तो HTML पेज के अंदर ही होना है, उसमें आप कोई भी जावास्क्रिप्ट अकेली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब src के अंदर आपके पास app.css है, ये भी हमें नहीं चाहिए। app.js चलो ये रहने दें। app.s ये भी हमें नहीं चाहिए। index.css अभी के लिए हमें ये भी नहीं चाहिए। logo.svg ये भी हमें नहीं चाहिए। रिपोर्ट वेब ये भी हमें नहीं चाहिए। और सेटअप टेस्ट ये भी हमें नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए मैं app.js जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। अब index.html के अंदर आओ। index.html के अंदर ये आपके पास बेसिक कोड है, आपने इसमें से क्या करना है, ये सारे जो है डिलीट कर देने हैं। अगर आप इसको पहले ओवरव्यू दिखाऊं तो ओवरव्यू के अंदर आपके पास ये आ रहा है, ये वाला कि सारे एरर आ रहे हैं। तो इन एरर्स को आप ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, आप ये ऊपर जितनी भी आ रही हैं फाइल्स जो इंपोर्ट हैं लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं, वो सारे डिलीट कर दोगे। जस्ट आपने रिएक्ट में रिएक्ट को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट रिएक्ट फ्राम रिएक्ट, ये लाइन आपने लाजमी लिखनी होती है अपने index.js के अंदर। और उसके बाद रिएक्ट डॉम फ्राम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ये दो फाइल, दो प्लगइन जो आपने इंपोर्ट करने होते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद आपके पास आ गया कॉन्स्टेंट रूट react.create root document.getElementById और उसके बाद root.render। अब इस चीज़ को आपने देखना कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एलिमेंट के अंदर हम रेंडर किस तरह से करवाते। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे रिएक्ट डॉम, ये वाला फंक्शन आप यहाँ पे लगाओगे। और ये आपने ऊपर इसको इंपोर्ट किया हुआ है रिएक्ट डॉम को, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट है जब भी आपने जो रिएक्ट है उसके अंदर काम करना है। क्रिएट रूट के इसका रूट क्रिएट करो। रूट इसका कौन सा क्रिएट करो, यहाँ पे हमने एलिमेंट को दिखाना है। तो एलिमेंट को हमने दिखाना कहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो यहाँ पे हम अपनी ID को गेट करेंगे, कौन सी ID के अंदर हमने उसको शो करवाना है। तो ID हम यहाँ पे लेंगे रूट। अब ये रूट ID कहाँ से आ रही है, ये आपके index.html पेज के अंदर मौजूद है, ये वाली। आप इसका नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा रूट, चूँकि यहाँ पे ID का नाम हमारे पास क्या है, रूट। तो यहाँ मैं लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और ID यहाँ पे हमारे पास होगी रूट। अब यहाँ तक पता चल गया कि जो हमारे पास कोड है, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो हमने कहाँ पे दिखाने हैं। वो हमें पता चल गया कि हमने जो रूट वाली ID है उसके अंदर दिखाने हैं। अब दिखाना क्या है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। उसके लिए आप इसके आगे डॉट लगाओगे और इसको लिखोगे रेंडर। अब रेंडर के अंदर आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे HTML का, उसे कहते हैं JSX, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको H1 का टैग लगाते हैं और इसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ड। जैसे इसको मैं लेके सेव करूँगा तो अपने ब्राउज़र में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ गया। अब एरर क्या आ रहा है, रिपोर्ट वेब वाइटल इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक नीचे लगी हुई है ये वाली, इसको भी डिलीट कर दो क्योंकि इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब सेव करेंगे, जैसे इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इस तरह से हमारे पास जो रिएक्ट है उसके अंदर JSX वर्क करता है। अब JSX एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है, अब ये जो हमारे पास HTML कोड है प्योर, अब इसके अंदर बेशक आप div लगा लो, div के अंदर जिस तरह से आप नॉर्मल पूरी HTML लिखते हो सेम उसी तरह से HTML लिख लो। कंप्लीट HTML वेबसाइट का कोड भी आप यहाँ पे पुट कर दोगे तब भी आपके पास शो होगा। लेकिन इसको अब हमने थोड़ा सा अच्छे वे में लिखना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लूँगा, एक वेरिएबल लूँगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं नाम दे दूँगा रूट, जिस तरह से ऊपर हमारे पास दिया हुआ है। और ये जितना भी कोड है यहाँ तक, इस सारे को मैं डिलीट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा और ऊपर पेस्ट कर दूँगा। और ये जो हमारे पास रेंडर आ रहा है, ये रेंडर, अब इसको बेशक मैं अलग से लिख लूँ तब भी ठीक है, अलग से ना लिखो तो इसके अंदर भी मैं इसको इंक्लूड करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जहाँ पे रेंडर आ रहा है, अब रेंडर किस में करवाना, हमने रूट के अंदर करवाना है। यहाँ पे लिखूँगा रूट डॉट रेंडर और रेंडर के आगे ये हमारे पास आ गया इसका
कोड, JSX का कोड। अब इसको यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे चेक करेंगे तो अगेन हमारे पास हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ भी लगा सकता हूँ। अब ये जो कोड है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ और वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ माई एलिमेंट, और इसके अंदर मैं अपना कोड लिखता हूँ। तो इसको मैं H1 का टैग लगा के इसके अंदर लिख देता हूँ। इसको मैं देता हूँ मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड 2। अब इसके अंदर बेशक आप HTML का कोड लिखो, जो मर्जी लिखो, वेरिएबल के अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना। अब इस वेरिएबल को अगर हमने इसके अंदर प्रिंट करवाना तो हम यहाँ पे जस्ट इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम जो रिएक्ट डॉम है इसके अंदर इसको प्रिंट करवा देंगे। लेकिन ये जो हमारे पास JSX सिंटैक्स है ना, ये वाले, इनको आपने ख़त्म कर देना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई एलिमेंट। इसको सेव किया। अब जैसे हम चेक करेंगे हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड 2। तो इस तरह से आप इसके अंदर प्रिंट करवा सकते। अब मैंने दो आपको यहाँ पे लगा के दिखाए थे, ये वाले टैग। इस तरह से आप अगर इनको लगा के यूज़ करोगे ना तो आप इसके अंदर जो मर्जी कोड लिख लो, आपका वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर डायरेक्टली डिव लिखोगे तब थोड़ा सा इशू आएगा। लेकिन मैं तो ये लगाता हूँ, आप ना लगाओ तब भी आपके पास काम करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं डिव लेता हूँ और डिव के अंदर मैं एक H1 का टैग लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो बाबर। अब सेव करते हैं। जैसे इसको मैं चेक करूँगा तो तब भी हमारे पास सेम ही आएगा इसका रिज़ल्ट। लेकिन मैं इसको इंस्टेड ऑफ डिव मैं क्या करता होता हूँ कि मैं इसको एक जो ये खाली टैग है इनके अंदर लगा देता हूँ। इनको कहते हैं रिएक्ट के फ्रैगमेंट्स। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रिएक्ट के फ्रैगमेंट्स। तो आप जब फ्रैगमेंट्स लगाते हो तो इसके अंदर आप जो मर्जी HTML का कोड लिखो, आप जिसमें अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है डिव क्लोज की तो आपको इशू नहीं आएगा। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब आपको JSX की समझ आ गई। अब कंप्लीट जो आपका HTML का कोड है आप इसमें लिखते हो और उसको आप रेंडर करवा सकते हो अपने ब्राउज़र के अंदर, अपने रिएक्ट पेज के अंदर। तो अब आई थिंक आपका JSX के हवाले से जो डाउट्स था वो कवर हो चुका होगा। अब आई थिंक आपका JSX के हवाले से जितना भी कंसेप्ट था वो कवर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगर इसके हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स। In React, we describe UI using components. They are reusable, composable, and stateful. We can compare components with a simple function. We can call a function with some inputs and it returns some output. We can reuse function when we need it and compose a bigger function from a smaller ones. अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो components है ये हमें एक UI बनाने के लिए मदद देते हैं। जब भी हम कोई UI बनाते हैं, यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, हम वेबसाइट्स बनाते हैं, तो जब हम बना रहे हैं रिएक्ट के अंदर तो उसे हम कंपोनेंट्स के अंदर बनाते हैं। अलग अलग से कंपोनेंट हम बनाते हैं। नेविगेशन बार के लिए अलग, हेडर के लिए अलग, साइड बार आ रहा है तो उसके लिए अलग। अगर साइड बार में 3-4 चीज़ें आ रही हैं, ब्लॉग सेक्शन आ रहा है या सर्च सेक्शन आ रहा है, आर्काइव सेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए अलग अलग हम कंपोनेंट्स लगाते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमने कार्ड सेक्शन लगाया, कार्ड सेक्शन हमें एक दफ़ा हमने डिफ़ाइन किया, अब हमें चाहिए वो वेबसाइट के ऊपर 5 दफ़ा। तो हम क्या करेंगे, उस ये जो फंक्शन है जो हमने कंपोनेंट बनाया है उसको रीयूज़ कर लेंगे। जस्ट हमने कॉल करके इस्तेमाल कर लेना है। 1 लाइन या 2 लाइन को कोड होगा और हमने उसको इस्तेमाल कर लेना है। जबकि जब हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ वेबसाइट बनाते थे तब वैसा नहीं था। तब हमें पूरा कोड लिखना पड़ता था। एक कंपोनेंट को अगर 10 दफ़ा चाहिए तो 10 दफ़ा लिखना पड़ता था। लेकिन ये जो रिएक्ट है इसके अंदर हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम एक दफ़ा कंपोनेंट को डिफ़ाइन करके उसको मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं और उसको अब कंपोजेबल। इसका मतलब ये है कि जब हम एक बड़ा कंपोनेंट बना रहे हैं, एक बड़ा फंक्शन बना रहे हैं, अब बड़ा फंक्शन बनाने के लिए हम उसको स्मॉल पीसेज में, छोटे टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। अब एक बड़ा हमारे पास कंपोनेंट है, उसके अंदर हम छोटे छोटे 4 और कंपोनेंट लगा देते हैं। अब वो 4 कंपोनेंट मिल के एक बड़ा कंपोनेंट, एक बड़ा फंक्शन बनाएंगे। तो वो हम रिएक्ट के मदद से कर सकते हैं। रिएक्ट की मदद से हम एक बड़ा फंक्शन को कंपोज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्मॉलर फंक्शंस। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी थ्योरेटिकली। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जी दोस्तों, तो अब रिएक्ट कंपोनेंट्स को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जितने भी हमारे इस सीरीज़ में लेक्चर होंगे, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है रिएक्ट कंपोनेंट्स। क्योंकि जब आपने वेबसाइट बनानी है, जब आपने एक UI क्रिएट करनी है, तो तब सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होनी है वो कंपोनेंट होना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होनी है। तो अब
कंपोनेंट्स को आपने अच्छे से समझ लेना है। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कंपोनेंट्स कंप्लीट समझा दूँ। कंपोनेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है फंक्शनल कंपोनेंट्स और एक हमारे पास होते हैं क्लास कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास कंपोनेंट्स को। और आई होप अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपका रिएक्ट कंपोनेंट्स के हवाले से किसी किस्म का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और आप रिएक्ट कंपोनेंट्स को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकोगे और उनके साथ वेबसाइट या यूआई कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकोगे। तो इसके लिए आता हम अपने VS कोड में। अब जो लास्ट हमारी असाइनमेंट थी उसमें हमने यहाँ तक कोड लिखा था, अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, इसको भी, और यहाँ पे मैं फंक्शनल कंपोनेंट लगाता हूँ। अब इसको लगाने का कोई इतना ख़ास तरीका नहीं है, जस्ट जिस तरह से आप सिंपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन इस्तेमाल करते थे उसी तरह से हमने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन, और जब आप फंक्शन लिखते हो नॉर्मल तब आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन जब आपने रिएक्ट कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं तो आपने फंक्शन को नाम जो भी देना है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है। ये इसकी ज़रूरत है, अगर आप कैपिटल नहीं रखोगे तो काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देता हूँ माई डिव, तो माई डिव का M बड़ा कैपिटल, उसके बाद माई और उसके बाद डिव कर दो। इस तरह से सिंपल ये प्रेंथेसिस लगाओ, करली ब्रैकेट्स लगाओ, और ये आपका रेडी हो गया रिएक्ट कंपोनेंट्स। आप इसके अंदर जो डाटा है उसको किस तरह शो करवाना है उसके लिए आप यूज़ करोगे रिटर्न मेथड। तो आप यहाँ पर करोगे रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर आप चाहे इसके सामने डायरेक्ट कोड लिख दो, यहाँ पे H1 का टैग डाल के इसके अंदर आप लिख दो IM फंक्शन, बस। अब ये माई डिव को आपने कॉल किस तरह से करना है, जिस तरह से आपके नॉर्मल आप रेंडर एलिमेंट को यूज़ कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसी के अंदर जस्ट आपने इसको कॉल कर लेना है। इस तरह से आपने इसको कॉल कर लेना है। और जिस तरह से आप इनपुट का टैग क्लोज करते हो या आप सिंगल जो एलिमेंट होता है उसको आप क्लोज करते हो, उस तरह से आपने कंपोनेंट को फंक्शन को आपने क्लोज कर लेना है। जैसे आप सेव करके ब्राउज़र में चेक करोगे तो ये आपके पास काम करने लग जाएगा, ये आपके पास आएगा हेलो IM फंक्शन। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से आप फंक्शनल कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हो। अब ये तो है हम जब एक ही वेबसाइट में एक ही पेज के अंदर इसको यूज़ कर रहे हो, लेकिन हम अगर यूज़ करना चाहें इसको अलग, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कंपोनेंट है वही ये अलग फ़ाइल में हो और होना भी इसी तरह से है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लूँगा जहाँ पे हमारा SRC का फोल्डर है। यहाँ पे मैं लेता हूँ app.js, यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे लिखता हूँ app.js। आप यहाँ पे JS भी लिख सकते हो, JSX भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखूँगा JS। और अब यहाँ पे हम कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे कंपोनेंट को क्रिएट करने का तरीका क्या है, सिंपल सा है। जस्ट ये वाला जो फंक्शन आपने यहाँ पे क्रिएट किया इसको काट करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। फाइल का नाम हमारे पास ऐप है तो आप यहाँ पे ऐप रख दो, ना भी रखो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रख दोगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे ऐप फंक्शन ऐप और ये वाले रिटर्न। अब इस ऐप को हमने वहाँ पे इस्तेमाल किस तरह से करना है, मसला ये है कि अब यहाँ पे तो लगा दिया, अब यहाँ पे तो हमने इसको कॉल नहीं किया, और अगर हम ब्राउज़र चेक करेंगे तो हमारे पास एरर आ रहा होगा। अगर इसको हम सेव करके चेक करें ना, अभी हमने सेव नहीं किया, सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं तो हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि फंक्शन माई डिव हमने उसको कॉल नहीं किया। अब इसको कॉल करने का क्या तरीका है, जहाँ पे आपने कंपोनेंट लगाया इसके साथ आप यहाँ पे लगा दो एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप लगा दो एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, बल्कि यहाँ पे बस अब एक्सपोर्ट लगाओ और यहाँ, या बल्कि आप यहाँ पे एक दफ़ा इसको ना लगाओ, इसको हम बाद में देखते हैं। आप नीचे यहाँ पे करो एक्सपोर्ट्स डिफ़ॉल्ट और अपने कंपोनेंट का नाम, कंपोनेंट का क्या नाम है हमारे पास ऐप, इसको सेव करो और यहाँ पे आप इसको कॉल कर लो। यहाँ पे जैसे मैं इंपोर्ट लिखूँगा और आगे ऐप, तो ये हमारे पास लग गया। अब जहाँ पे हमारे पास माई डिव आ रहा था वहाँ मैं क्या करता हूँ, माई ऐप को पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया। अब जैसे इसको चेक करूँगा तो ये हमारे पास IM फंक्शन आ गया। तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर कंपोनेंट को इस्तेमाल करना चाह रहे हो, जिस तरह से ये हमारे पास app.js है तो आप इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये ऐप है, इसको ख़त्म करो, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड ऐप। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं रिटर्न जो है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ या काट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो IM सेकंड फंक्शन।
ठीक हो गया। अब इसको हमने कॉल किस तरह से करना है, यहाँ पे आप रिटर्न एलिमेंट कर रहे हो, इसी के ऊपर आप इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे सेव किया, जैसे आप इसको चेक करोगे तो इसके साथ वो कोड भी आ जाएगा IAM फंक्शन, और इसको भी आना चाहिए यहाँ पे। ओके, ये रिटर्न के अंदर आप लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न यहाँ पे, और इसके अंदर फ्रैगमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इसको कॉल करें, सेव किया, अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे IAM सेकंड फंक्शन, और इसके नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं IAM फंक्शन। अब दोनों टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो गए। अब देखो, इस तरह से आप कंपोनेंट्स के अंदर भी कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक तो आपके पास ये हो गया, फंक्शन को आपने लिखना है और आपने वहाँ पे सेकंड पेज में जाके आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। लेकिन इसका एक और भी तरीका है कि आप यहाँ पे फंक्शन जो है इनको एक्सपोर्ट लिखो और यहाँ पे आप सबको कॉल कर लो। अब उसके लिए क्या करेंगे, आपके जितने भी फंक्शन है, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट, और इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और ये नीचे कर लेता हूँ एक्सपोर्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड। यहाँ पे आई थिंक लिखने हमने स्ट्रिंग लिखना, स्ट्रिंग के लिए आप टेक्स्ट लिखते हो 3। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे स्पेस ऐड करनी है फंक्शन के साथ। या अब यहाँ पे हमने 2 इसके कंपोनेंट लगा लिए। अब मिसाल के तौर पे हमने इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना है अपने app.jsx में, index.js में। तो अब क्या करेंगे कि हम index.js में आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट, और जब आपने बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये ऐप जिस तरह से हमने कॉल किया उस तरह से आप कॉल कर सकते हो। जस्ट आप ऐप लिखोगे और आप इसको रेंडर कर लोगे। लेकिन जब आप मल्टीपल कंपोनेंट्स इस पेज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट नहीं है, तब आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाओगे। करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप यहाँ पे अपना जो फंक्शन है उसको डिफाइन करोगे। मिसाल के तौर पर सेकंड, यहाँ पे आपका सेकंड ऐप, और इसको सेव किया। अब ये सेकंड ऐप आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है और इसको आप यहाँ पे कॉल करो। कॉल करके यहाँ पे आप सेव करोगे तो ये आपका सेम उस तरह से काम करेगा। अब इसके साथ जो थर्ड है उसको भी हम लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखो 3, ये आ गया। सेकंड भी आपका इंपोर्ट हो गया और 3 भी इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। अब इस 3 को आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसके ऊपर ये जहाँ पे भी आप लिखना है इसको आप कॉल कर सकते हो 3 कंपोनेंट को यहाँ पे। अब इसको सेव करते हैं और जैसे ब्राउज़र में चेक करूँगा ये आपका 3 भी लग जाएगा। अब 3 में हमने चूँकि 3 नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता। अब उसको चेक करते हैं, ये 3 आ गया। IAM3, IAM सेकंड, IAM फंक्शन। तो इस तरह से आप कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हो, एक अलग से फाइल क्रिएट करके उसमें आप मल्टीपल फंक्शन लगा सकते हो, या आप बाय डिफ़ॉल्ट भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। अमूमन जो आपका कोड होता है HTML का, वो रिएक्ट का इस तरह से होता है कि आपका जो index.html का पेज है इसमें जस्ट ये app.js जो है ये इंक्लूड होती है और बाकी ये फाइलें नहीं होती हैं। यहाँ पे जो आपका index.js है ना, उसके अंदर आपका इतना सा कोड होता है बस। जो अगर आप प्रोफेशनल वे में देखो ना तो इतना सा कोड होता है। बाकी जितना भी आपका कंपोनेंट है, जितना भी आपका कोड है, वो सारा app.js मैनेज कर रहा होता है। अब ये जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं टॉपिक में चेक करूँ तो जस्ट IAM फंक्शन आ रहा है। अब जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपके ये ब्लॉक ऑफ कोड हैं, उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेकंड ऐप और इसी पेज के अंदर इस्तेमाल अगर लगा रहे हो तब आपको ये जो इंपोर्ट है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेव किया, अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो ये आपके तीनों आ गए। अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाओगे तो आप इसे अलग फाइल में भी गेट कर सकते हो। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं लगाओगे तो अब आप सिर्फ इस पेज के अंदर है, लेकिन एक्सपोर्ट अगर आपका लगा होगा तो आप इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। अब इसके अंदर आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, कि फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर अगर हमने प्रॉपर्टीज़ पास करनी है तो हम किस तरह से पास करते हैं। प्रॉपर्टीज़ लगाने के लिए यहाँ पे आप ये फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसके अंदर आप यहाँ पे लगाओगे प्रॉप्स। यहाँ पे आप प्रॉप्स लगाओ यहाँ पे,
अब इन प्रॉप्स को आप नीचे कॉल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास रिटर्न है। अब रिटर्न के अंदर मैं हेलो आई एम और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट कलर। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमने सेकंड कंपोनेंट को कॉल किया, ये सेकंड कंपोनेंट आ गया। तो इसके अंदर यहाँ मैं दूंगा कलर, जिसका पैरामीटर जो इसकी प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी है इसकी। अब इसको मैं यहाँ देता हूँ रेड। सेव किया। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तो हेलो आई एम रेड। तो इस तरह से आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम करती हैं। आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी पास करते हो, नीचे इसको कॉल करते हो और नीचे उसका नाम दे देते हो। आप इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। या मिसाल के तौर पे प्रॉप्स है तो प्रॉप के साथ आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करना चाहो, मिसाल के तौर पे ये कलर मैंने किया, अब यहाँ पे मैं देता हूँ इसको नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा करली ब्रैकेट्स और यहाँ पे मैं प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके जो नेम है वो मैं कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट का डाटा बना रहे हैं तो मैं इसका नाम कर देता हूँ बाबर। सेव किया और यहाँ पे बाबर आ गया। अब हमें दो तरह के चाहिए तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे रेड के बजाय मुझे ग्रीन चाहिए और ग्रीन के लिए बाबर के बजाय मुझे साबिर चाहिए। सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो आगे इस तरह से आगे। आप इसको आप रिपीट करना चाहो तो आप लूप लगा लो, या जिस तरह से आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, या इस कंपोनेंट को आप इस फंक्शन के अंदर कॉल कर लो। अब इसको आप यहाँ पे फिर जो है रेंडर करवा लो। इस तरह से आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर काम करते हो। तो अब आपको फंक्शनल कंपोनेंट भी लगाना आ गया, अलग फाइल में क्रिएट करना भी आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज़ें आ गई, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी आ गया। अब फंक्शनल कंपोनेंट के हवाले से जितनी एक आपको ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्लास कंपोनेंट को। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लास कंपोनेंट्स को। तो क्लास कंपोनेंट्स को लगाने के लिए मैं पहले इन सब को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और ये ऊपर वाले जो हैं ये भी डिलीट कर देते हैं। अब क्लास कंपोनेंट को लगाने के लिए जस्ट आपने सिंपल यहाँ पे कीवर्ड लगाना है क्लास, और उसके बाद आपने कार या जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो एक्सटेंड्स। उसके बाद रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। जब आपने कोई कंपोनेंट या कोई स्टेट वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए आपने ऊपर रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। ना भी करो तो आपका यहाँ पे लगा हुआ ना, लेकिन जब आप कोई कंपोनेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तब आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है, वो ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे रेंडर, तो रेंडर के बाद इसके अंदर आप रिटर्न करोगे डाटा। तो रिटर्न आप इस तरह से डाटा करोगे इसका, तो यहाँ पे आप लिखोगे रिटर्न, और रिटर्न में आप लिखोगे h2 का टैग, या आप कोई भी लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास कंपोनेंट। और अब इसको रेंडर कराने के लिए सिंपली जस्ट हमने जिस तरह से पहले कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे रेंडर करवाते हैं उसी तरह से आपने रेंडर करवा लेना। और हाँ जस्ट इतना सा कोड आपने लिखना है तो आपके पास ये क्लास कंपोनेंट लग गए। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हम क्लास कंपोनेंट को लगाते हैं और किस तरह से एक दूसरे फंक्शन के अंदर इसका इंक्लूड करते हैं। अब क्लास कंपोनेंट जो है इसमें आप बहुत सी वेरिएशन इसमें लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कार वेबसाइट बना रहे हो तो उसके फीचर्स हैं, या कोई मोबाइल ऐप है उसके फीचर्स हैं, ये सारा काम आप वैसे फंक्शनल कंपोनेंट में भी कर सकते हो, लेकिन क्लास कंपोनेंट के कुछ अलग से फ़ायदे हैं। आलमोस्ट जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको क्लास कंपोनेंट्स भी आने चाहिए, समटाइम इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब जो हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर मैं इसकी थोड़ी सी चेंजिंग लाता हूँ। अब इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, अगर आपको कंपोनेंट्स का पता है, अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, अगर आपने उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी है जावास्क्रिप्ट की, तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम क्लास को यूज़ करते हैं। इसमें आपके पास एक होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दो, और उसके बाद इसके अंदर आप लिखो सुपर, और इसको यहाँ पे खाली छोड़ दो। अब यहाँ पे आप स्टेट यूज़ कर सकते हो, दिस डॉट स्टेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको दो इसकी प्रॉपर्टी है कलर, और कलर इसको आप दे दो यहाँ पे रेड। और अब ये जो हमारे पास रेड है इसको आपने यूज़ करना है। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो जहाँ पे आप इसको रिटर्न कर रहे हो, जहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप
इसको बल्कि एज इट इज़ ही रहने दोगे। जहाँ पे आप रेंडर कर रहे हो ना एलिमेंट को, इसका जो टेक्स्ट है क्लास कंपोनेंट का, इसके अंदर आप इसको इस तरह से यूज़ करोगे कि आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाओगे, दिस कीवर्ड लगाओगे, दिस डॉट स्टेट डॉट, उसके बाद आप लिखोगे अपने जो स्टेट है, जो अपनी आपकी प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखोगे कलर, और इसको से यहाँ पे करली ब्रैकेट में क्लोज किया। अब इसको सेव करके जैसे चेक करेंगे तो आपके पास ये रेड आ गया, क्लास रेड। इस तरह से आप इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस पर आप मल्टीपल भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर एक आप कार की वेबसाइट बना रहे हो या कार का कंपोनेंट बना रहे हो, अब कार के काफ़ी फीचर्स होते हैं, तो आप उसमें ये सारे भी दे सकते हो। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जिस तरह से ये हमारे पास क्लास कंपोनेंट लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में के अंदर आपने सुपर ऊपर लिखा रहने देना है। इसके अंदर आपने एक चीज़ पास कर लेनी है, प्रॉप्स। इस तरह से आपको मैंने फंक्शनल कंपोनेंट में सिखाया था कि किस तरह से आप प्रॉप को यूज़ करते हो, प्रॉपर्टीज़ को। ये आपने किया। अब इसके साथ आपको दिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर भी आपने प्रॉप्स लगा देने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखने में आसानी होगी। यहाँ प्रॉप्स ये आ जाए, और यहाँ पे थोड़ी सी अब स्पेस वगैरह ऐड कर दो। अब सुपर और इसके अंदर भी प्रॉप्स, और जो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर भी प्रॉप्स। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने दिस डॉट स्टेट लगाया हुआ है, अब इसके आगे यहाँ पे आप इक्वल लिखो, जिस तरह से पहले लिखा हुआ है। अब इसको अलग अलग लाइन में कर लो, मल्टीपल आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे दो। तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीपल दे कलर, उसके बाद मैं इसका दे देता हूँ ब्रांड इसका हम दे देते हैं मिसाल के तौर पे BM, और उसके बाद हम इसका दे देते हैं ईयर, किस साल में ये शाया हुई, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1991, और यहाँ पे लेते हैं इसको नीचे, और यहाँ पे इसको हम करते हैं क्लोज। सेव किया। अब दिस डॉट स्टेट और प्रॉप्स ये भी हमारे पास लग गया, ये प्रॉप्स भी हमारे पास लग गए। अब ये एरर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, इसको एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ। वो हमने यहाँ पे ना ये डबल कॉलन नहीं लगाया ब्रांड के साथ, तो ये हमने लगा दिया। अब सेव किया, और अब ये जितने भी नीचे प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं इन सब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास थोड़ा सा कर रहा है, इसके मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसके नीचे और स्पेस ऐड कर देता हूँ। ये आ गया, और ये जो कंस्ट्रक्टर वाली है ना लीव, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये आ गया, और इसके साथ एक और करली ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया। ये करली ब्रैकेट होगी हमारे पास कंस्ट्रक्टर की, और ये हमारे पास होगी कंपोनेंट्स की। ये जो आपकी ब्रैकेट यहाँ पे आ रही है इसको ख़त्म करो, और इसको आप ऊपर लिखो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका अलग है, और यहाँ पे आप कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे हो ये आपकी प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पे आप इसको फिर, और यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास मगर अच्छा व्यू आ जाए, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको चेक करो, कंस्ट्रक्टर सुपर दिस डॉट स्टेट, और स्टेट के अंदर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे दी, कलर, ब्रांड और ईयर। अब इन सब को प्रिंट करवाने के लिए पहले को हमने H2 के अंदर लिखा है, अब दूसरे को हम यहाँ पे कलर लिखा है, वहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रांड, और जो सेकंड है उसके अंदर आप लिख देते हैं इसका ईयर, जो हमने वहाँ पे कॉल की है ईयर। अब इसको सेव किया, और जैसे इसको मैं चेक करूँगा यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर रिलोड किया, तो ये हमारे पास एरर दे रहा है। तो इसको मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास क्यों ये एरर दे रहा है। दिस डॉट स्टेट डॉट कलर भी हो गया, प्रॉप्स भी हो गया। अच्छा, इसके साथ ये हमने रिटर्न ज़्यादा लगा दी, क्योंकि रिटर्न भी हमारे साथ ये कॉपी होगी पर वो हमने नहीं करना। तो ये अब इसको मैं यहाँ से काट करता हूँ, और रिटर्न को मैं लगाता हूँ करली ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रैगमेंट्स। आपको मैंने बताया था कि फ्रैगमेंट्स का क्या इस्तेमाल है। अब इसको अंदर लिख के हम जैसे सेव करके इसको चेक करेंगे, अब हमारे पास ये सही व्यू आएगा। फ्रैगमेंट आप जब यूज़ करोगे तब इसके अंदर आप HTML कोड को आगे पीछे भी लिख दोगे तो कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि ये उसको सपोर्ट करता है फ्रैगमेंट। अब आपको पता चल गया किस तरह से आपने क्लास कंपोनेंट को इस्तेमाल करना है। क्लास कंपोनेंट्स के अंदर आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉप्स को। प्रॉप्स स्टैंड फॉर होता है प्रॉपर्टीज़ के। पहले इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। रिएक्ट अलाउ अस टू पास इन्फॉर्मेशन टू अ कंपोनेंट। जो प्रॉप्स है रिएक्ट में अलाउ करता है अपने कंपोनेंट में इंफॉर्मेशन को पास करने का यूजिंग समथिंग कॉल्ड प्रॉप्स।
उसको जिससे हम कहते हैं प्रॉप्स। रिएक्ट के अंदर हम प्रॉप्स को इस्तेमाल करते हुए कंपोनेंट में अपनी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। प्रॉप्स आर बेसिकली काइंड ऑफ ग्लोबल वेरिएबल आर ऑब्जेक्ट। जो प्रॉप्स हैं वो काम करते हैं जिस तरह से ग्लोबल वेरिएबल्स काम करती हैं या कोई ऑब्जेक्ट काम करता है। वी कैन पास प्रॉप्स टू एनी कंपोनेंट एज वी कैन डिक्लेयर एट्रीब्यूट फॉर एनी HTML टैग। हम जो प्रॉप्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी कंपोनेंट को इस तरह से पास कर सकते हैं जिस तरह से हम HTML टैग में कोई एट्रीब्यूट लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक डिव लगाई है, तो डिव को आप क्लास लगाते हो, आईडी लगाते हो, या आप डाटा इवेंट कोई भी आप उसमें एट्रीब्यूट लगाते हो। तो सेम उसी तरह से हम जो कंपोनेंट है रिएक्ट के अंदर, जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। उनको हम जो एट्रीब्यूट्स की तरह उनके ऊपर प्रॉप्स जो है वो सेट कर सकते हैं। प्रॉप्स कैन बी यूज्ड इन बोथ क्लास बेस्ड एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। जो प्रॉप्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चाहे आपके पास क्लास कंपोनेंट हो या आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट्स हो, आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी थ्योरी होगी। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम एक्चुअल में जो क्लास कंपोनेंट हैं या हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है उनके ऊपर हम प्रॉप्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह से उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने आज आ जाऊँगा VS कोड में, जहाँ पे हमने अपने रिएक्ट को इंस्टॉल किया हुआ है। साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेंगे जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो साथ में इसका हम लाइव प्रीव्यू भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास रिएक्ट इंस्टॉल होकर स्टार्ट होनी चाहिए। उसके लिए आपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो एक दफ़ा लाजमी देख लेनी है। और अब ये आपका कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट। अब सबसे पहले ये हमारे पास लगा है फंक्शनल कंपोनेंट। अब इस फंक्शन कंपोनेंट को मैं कन्वर्ट करता हूँ ES6 के फीचर में, मतलब इसको हम एरो फंक्शन लगाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, जहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट और ऐप, और इसको हम इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे इक्वल लगा के इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया एरो फंक्शन। ES6 का फीचर है। तो ये थोड़ा सा आम जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा प्यारा भी लग रहा है। तो इस तरह से आपने एरो फंक्शन अप्लाई करना है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इसके लिए आपको ES6 की वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वो चैनल पे मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा जाके देख सकते हो। तो जब भी आपने प्रॉप्स लगाने हैं, प्रॉपर्टीज़ लगानी है, उनको आपने किसी न किसी फंक्शन के अंदर, किसी न किसी कंपोनेंट के अंदर उनको सेट करना है। जिस तरह से ये हमारे पास ऐप कंपोनेंट लगा हुआ है, हम इसमें भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग एक फंक्शन के अंदर सेट करूँगा। तो यहाँ मैं फंक्शन लूँगा। अब जब आपने नॉर्मल फंक्शन लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब आपने एक फंक्शन लगाना है एज अ कंपोनेंट, तो उसका जो नाम आपने रखना है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है। तो मैं इसका रखता हूँ कार। जब मैं इसको इस तरह से कार लिखूँगा, ये उसको ट्रीट करेगा फंक्शन, लेकिन जब मैं उसको C कैपिटल और AR लिखूँगा, या तब इसको फंक्शन भी करेगा, इसको कंसिडर करेगा एज अ फंक्शन भी और एज अ रिएक्ट कंपोनेंट भी। तो इसके अंदर आपने ये प्रेंसेस लगाने और यहाँ पे इसके यूज़ कर लेने प्रॉप्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी आ गया रिएक्ट, अगर आपने रिएक्ट का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, प्रॉप्स। और यहाँ पे तो इसको हम करेंगे यहाँ पे रिटर्न में मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे H2 का टैग, और H2 के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ IM, या हमने लिख देता माई नेम इज़। आगे हम कार का नाम लिख देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और आपने यहाँ पे लगाना प्रॉप्स आ गया। अब आपने किस एट्रीब्यूट के साथ इसको कॉल करना है, तो मैं इसको एट्रीब्यूट लगाऊंगा ब्रांड। ये ब्रांड आ गया, ब्रांड। अब यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो गया, माई नेम इज़ प्रॉप्स ब्रांड। अब इसको हम नीचे एज अ HTML एट्रीब्यूट जिस तरह से हम पास करते हैं उस तरह से हम कंपोनेंट में पास करेंगे। तो कार कंपोनेंट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सबसे पहले ये लग गया, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इतना करने के बाद जैसे हम इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में चेक करेंगे, यहाँ पे आ गया माई नेम इज़, आगे एम्प्टी। लेकिन जैसे इसको मैं एक एट्रीब्यूट सेट करूँगा, इसमें मैं प्रॉप्स पास करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ब्रांड, जो हमने वहाँ पे नाम दिया, ये आपने नाम दिया ना प्रॉप्स डॉट ब्रांड। अब प्रॉप्स को आपने छोड़ देना, क्योंकि ये आ रहा है यहाँ से। अब इसके अंदर आपने ब्रांड लगाना, ब्रांड को इक्वल करना है, इसके आगे कोई भी आप नाम लिख दो। मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ BMW। उसको सेव किया, और इसको जब जैसे मैं क्लिक करके देखूँगा तो BMW आ गया। तो इस तरह से आप इसमें जो प्रॉप्स हैं उनको लगा सकते हो। अब आप एक प्रॉप भी लगा सकते हो, आप मल्टीपल प्रॉप्स भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ब्रांड आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस साथ में इसका ईयर भी आए, तो मैं यहाँ पे ईयर लिखूँगा, और यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा 1998 कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब जहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये रिटर्न के अंदर प्रॉप्स ब्रांड, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरे H2 के टैग को कॉपी करते हैं और इसके आगे पेस्ट कर देते हैं।
बल्कि इसको अब अगर हमने ज़्यादा लगाना है ना, तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर एक तरीके के साथ करता हूँ। करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसमें फ्रेगमेंट पास करते हैं और इसके अंदर इसको पास करते हैं। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रांड आ रहा है ना, ब्रांड की जगह मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ईयर, इसको लगाया और सेव करके जैसे चेक करेंगे तो ये उसका नाम भी आ गया और साथ में उसका ईयर भी आ गया। तो इस तरह से आप इसके अंदर पास कर सकते हो प्रॉप्स। अब ये होगी बेसिक प्रॉप्स। तो इसमें आपका काम आसान है, आप सिंपली इनके अंदर पास कर सकते हो। लेकिन इनको आप थोड़ा सा मतलब अगले लेवल तक लेके जाएं, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपकी ये वाली कोडिंग बच जाएगी। जो आप इसको पास कर रहे हो ना, ब्रांड और ये वो आपका बच जाएगा। और इसको आप ना वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो, या आपका नेम वगैरह ना, इसको आप वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो। वो किस तरह से, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नाम लगा देता हूँ कांस्टेंट, और इसका नाम रख देता हूँ मिसाल के तौर हम लिख देते हैं ब्रांड नेम, बी नेम, और इसके अंदर मैं इसका नाम पास कर देता हूँ BMW आ गया। अब यहाँ पे ब्रांड आ रहा है ना, वहाँ पे मैं इसको नहीं, मैं इसकी जो वेरिएबल है जिसके कांस्टेंट उसको कॉल कर लेता हूँ। मैं जस्ट बी नेम लिख दूंगा, इसको सेव करूँगा, तब भी हमारे पास ये सेम ही रिज़ल्ट आएगा। इस तरह से आप वेरिएबल के अंदर भी इसको स्टोर करवा सकते हैं। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये जितने भी हम इसमें प्रॉपर्टीज लगाते रहे हैं ना, हमें इसका जो फंक्शनल कंपोनेंट है ना, सॉरी इसका जो कंपोनेंट है रिएक्ट कंपोनेंट, इसके अंदर हमें ज़्यादा एट्रीब्यूट पास ना करने पड़े। इसमें हम एक ही एट्रीब्यूट पास करें, बाकी जितना भी कोड है वो हम अलग से लिखें। तो उसके लिए बड़ा आसान सी चीज़ है, आप इसको यहाँ पर डिलीट कर दो और ये जो आपको कांस्टेंट आ रहा है इसको आप ऐसे कांस्टेंट रहने दो। इसको आप कोई भी नाम दे दो। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ ब्रांड, हम दे देते हैं इसको ब्रांड, या हम बल्कि हम कार इन्फो कर देते हैं, कार इन्फो। और इसके अंदर हम सारा अपना डाटा जो लगा लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पे इसमें पास कर देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले नेम पास कर देता हूँ। नेम इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे फोर्ट, एक गाड़ी आई थिंक फोर्ट भी होती है, मुझे इतनी गाड़ियों के नामों का नहीं पता। मॉडल, और मॉडल भी आप यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो। मैं मिसाल के तौर पे इसको लगा देता हूँ यहाँ पे 99 ये लगा देता हूँ। आप कुछ भी लगा सकते हो, और साथ में इसका हम ईयर भी लगाना चाहे तो वो भी आप लगा सकते हो, बल्कि वो मॉडल एक ही चीज़ होगी। हम कलर इसका लगा देते हैं, कलर। तो कलर में मैं इसको दे देता हूँ आई थिंक वाइट कलर ज़्यादा होता है, वाइट या ब्लैक होता है, ये ज़्यादा चलते हैं। अब यहाँ पे आपका कार इन्फो आ रहा है, इसको अब यहाँ से कॉपी करो कार इन्फो को, और इसको आपने एक एट्रीब्यूट नाम देना, आप कोई भी दे दो। मिसाल के तौर पे मैं दे लेता हूँ इसको ब्रांड दिया, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसमें आपने इसको पास कर देना है, बस आपका काम खत्म। अब इसके अंदर आपको कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इसको आपने कॉल करना है इसके अंदर। तो आप किस तरह से करोगे, मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक, बल्कि हम सिंपल इसको लगा देता हूँ IM, कार का आगे नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, प्रॉप्स डॉट ब्रांड। अब जितना भी ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, जितनी भी ये इसके अंदर डाटा है, वो सारा इस ब्रांड के अंदर स्टोर है। तो मैं यहाँ पे ब्रांड डॉट, उसके आगे मैं इनमें से कोई भी नाम लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ब्रांड के आगे मैं लिख देता हूँ नेम, तो ये हमारे पास नेम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे IM फोर्ट। तो अब इसके नीचे हम लिख देते हैं मिसाल के तौर पे ईयर, तो ईयर हम इस तरह करेंगे। तो इसके अंदर भी सेम प्रॉप्स डॉट ब्रांड और उसके बाद डॉट, अब इसका ईयर यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे जो हमारा यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। इसको सेव किया और चेक करेंगे तो ये इसके साथ इसका आई थिंक ईयर नहीं आ रहा, उसको एक दफ़ा देखता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा। इसको मैं एक दफ़ा BR लगा देता हूँ, BR, इसको सेव किया। अच्छा सॉरी, ईयर हमने नीचे लिखा ही नहीं है, हमने यहाँ पे लिखा है मॉडल, तो यहाँ पे हम मॉडल ही लगाएंगे, मॉडल, और सेव किया। अच्छा अब ये, अच्छा इसको हमने क्लोज़ नहीं किया। जब आपने सिंगल एलिमेंट लगाना ना, तब आपने इसको इस तरह से क्लोज़ कर लें। मिसाल को BR का टैग है, इनपुट का टैग है, उसको आपने इस तरह से क्लोज़ करना है। अब यहाँ पे IM फोर्ट और ईयर इज़ 1991, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। अब सेम इस तरह से हम इसमें जो कलर है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर इसका लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ कलर। अब इसको सेव करके और यहाँ पे चेक करेंगे तो साथ इसका कलर आ जाएगा, कलर वाइट। इस तरह से आप जो प्रॉप्स हैं वो लगा सकते हो, प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। अब मैंने इसमें आपको बताया कि आप सिंगल प्रॉपर्टी किस तरह से लगा सकते हो, फिर मैंने आपको बताया कि इसमें आप वेरिएबल के अंदर प्रॉपर्टीज़ किस तरह से लगा सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के वो उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। एज अ बिगनर, एज अ बेसिक डेवलपर आपके लिए इतना ही बहुत है।
अब मज़ीद आप इसको एक दफ़ा खुद से लिखो, चेक करो, मल्टीपल आप इसमें चीज़ें लगाओ, उसके ऊपर आप अगर कोई इवेंट लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें हम इवेंट भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट इवेंट्स को। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट का मतलब होता है हम अपने माउस के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कोई भी मूवमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम माउस को होवर करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं या माउस को चेंज करते हैं, तो ये होता है हमारे पास इवेंट। तो अब इन इवेंट्स को हम कॉल कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। जिस तरह से आप नॉर्मली HTML में यूज़ कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे थे, सेम उसी तरह से हैं। और ये जिस तरह से आगे आपके पास लिखा हुआ है, जस्ट लाइक HTML DOM इवेंट्स, रिएक्ट कैन परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन यूज़र इवेंट्स। रिएक्ट हैज़ द सेम इवेंट्स एज HTML, क्लिक, चेंज, माउस ओवर एटसेट्रा। क्योंकि जो रिएक्ट है ये इन्हीं 3 चीज़ों से मिल के आगे एक लाइब्रेरी बनी हुई है, कोई अलग से तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं। इसलिए जो चीज़ें HTML और JS के अंदर मौजूद थी, इवेंट्स वगैरह, वो सारे इसके अंदर मौजूद है और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने VS कोड में। जी दोस्तों, मैं आपको इवेंट्स समझाने के लिए अपने VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट मौजूद है ऐप के नाम से, जो हम पिछली तमाम वीडियोस में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो अब अपने इवेंट्स को लगाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कंपोनेंट लगाऊंगा, तो उसको मैं नाम दूंगा फंक्शन, और उसको मैं नाम दे देता हूँ फुटबॉल। आप कोई और देना चाहो तो आप और भी दे सकते हो। और यहाँ पे अब इसके अंदर मैं लगा देता हूँ जस्ट अलर्ट, एक दफ़ा लगा देता हूँ अलर्ट। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ बटन, या आप कोई डिव लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो, बटन लगाना चाहो बटन भी लगा सकते हो। तो बटन मेरे लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल है, बटन लगाता हूँ और उसके ऊपर लिख देता हूँ क्लिक मी, और इसके ऊपर इवेंट लगाते हैं। इवेंट हमारे पास क्या है? ऑन क्लिक। तो इसमें आप कैमल केस इस्तेमाल करते हो। मिसाल इसका मतलब ये, एक वर्ड आपका स्टार्ट होता है स्मॉल से, जो सेकंड वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना होता है। तो मैं इसमें लिखता हूँ ऑन क्लिक। अब ये देखिए कितने आपके पास नीचे कंपोनेंट्स आ रहे हैं और इवेंट्स आ रहे हैं ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के अंदर आपने ये वाला फंक्शन पास कर देना फुटबॉल, जो आपके पास ये कंपोनेंट है, या इसको आप एज अ फंक्शन रीड करना चाहो एज अ फंक्शन भी रीड कर सकते हो। तो मैं इसको एज अ फंक्शन लिखूँगा फुटबॉल, क्योंकि इसमें अगर हम रिटर्न लगाएंगे तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा। इसको सेव किया, चेक करते हैं। जैसे मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक जो ओवर इफेक्ट है वो आ जाएगा, हमारे पास अलर्ट बॉक्स जो है वो शो हो जाएगा। अब ये हमारे पास इवेंट बन गया। अब इसके अंदर आप और को लगाना चाहो, मिसाल के तौर पे ऑन माउस ओवर मैं कर देता हूँ, ऑन माउस, बल्कि ऑन माउस लीव एक दफ़ा कर देते हैं। जैसे माउस हम लीव करेंगे साथ ही है, अब इसके ऊपर माउस किया कोई मसला नहीं, जैसे लीव करेंगे तो हमारे पास ये अलर्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर ऑन माउस लीव, ऑन माउस इंटर, इस तरह से आप हर तरह के इसके ऊपर लगा सकते हो। मैं भी ऑन क्लिक रहने दूंगा, और मैं इसके अंदर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पास करनी है तो उसे आप किस तरह से करेंगे तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो ये आपके पास आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये कंपोनेंट आपका लगा हुआ, कंपोनेंट के अंदर आपने लगाया ये अलर्ट। अब चाहे आप यहाँ भी इसको कोई एट्रीब्यूट दे के इसके अंदर कॉल कर लो, या फिर आप यहाँ से अलग से कर लो। तो मैं एक दफ़ा के लिए यहाँ से अलग से एक दफ़ा करता हूँ। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं एक और कॉन्स्टेंट देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ मैं शूट, और शूट को हम इक्वल करते हैं। इसके अंदर एक ए पैरामीटर पास करते हैं, ये वाला ए, और यहाँ पे अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ ए। और अब जहाँ पे आप फुटबॉल को कॉल कर रहे थे, आपने फुटबॉल को कॉल नहीं करना, आपने यहाँ पे इस शॉट को करना। तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के बाद आप लगाओगे यहाँ पे करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन लगाओगे। फंक्शन लगाने के बाद जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो उस तरह से आप इसको लगाओगे, और यहाँ पे आप लिखोगे शूट, और शूट के अंदर आप इसको यहाँ पे कॉल करोगे। अब इसके अंदर आप जो भी वैल्यू देना चाहो वो दे सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ अलर्ट बॉक्स में अपना नाम, तो मैं इसको यहाँ बाबर लिखूँगा, सेव किया, इसके ऊपर आया, और जैसे मैं यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास एरर कौन सा है? शूट इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा, शूट हमारे पास जो है वो डिफाइन नहीं है, तो इसको मैं काट करता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ शूट। सेव करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास बाबर आ गया। अब इसके अंदर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारे पास अलग से कंपोनेंट है। तो अगर मैं इसको इसमें लगाता तो ये जो ए है ये मैं इसमें पास करता और अलर्ट बॉक्स इसके अंदर लगा देता, तब हमें फिर यहाँ पे फुटबॉल कॉल करना था। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी को कट करूँ, यहाँ पे अलर्ट को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ ए,
सिर्फ हम यहाँ पे ए लगाएंगे और इस कांस्टेंट को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे ये शूट आ रहा है, तो शूट की बजाय मैं यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ फुटबॉल। तो यहाँ पे मैं फुटबॉल, और फुटबॉल के अंदर मैं पास कर देता हूँ बाबर। अब इसको सेव किया और इसको अब चेक करेंगे। जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा ये आपके पास बाबर आ गया। तो इस तरह से आपको ये भी पता चल गया कि आपने किस तरह से रिएक्ट के अंदर आपने इवेंट्स लगाने हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें आप जितने मर्जी इवेंट चेंज करना चाहो, जहाँ पे ऑन क्लिक लिखा है वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इवेंट लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी इसके हवाले से क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो आप इसके लिए लाइक करें। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई या पसंद नहीं आई तो आप उसके लिए डिसलाइक कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स को। स्टेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड सम इंफॉर्मेशन दैट में चेंज ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। स्टेट एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जिससे हम कंपोनेंट की लाइफ के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। अ स्टेट एज एन ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट यूज फॉर होल्डिंग डाटा एंड कैन बी changed in the future. State only can use in class based component. The event handler can change a state. इसका मतलब ये है कि जो स्टेट होता है, स्टेट में हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं जिससे हम इन फ्यूचर, मतलब एक हमने स्टेट लगाया है, उसमें हमने एक इन्फॉर्मेशन दी है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम माउस ओवर इवेंट या हम कोई भी इवेंट के ऊपर उसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो स्टेट है ये सिर्फ हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लगा सकते हैं, इसे हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में नहीं लगा सकते। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि स्टेट क्या है। स्टेट एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हम उसका कंपोनेंट है उसमें उस इन्फॉर्मेशन को शो करवा सकते हैं, और अगर हमने उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो वो हम इवेंट्स लगा के उसके साथ चेंज भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपको सही से समझ आ जाएगी। तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मैं आता हूँ अपने VS कोड में जिस तरह से हमारे पास सेम ऐप कंपोनेंट लगा हुआ है और इसका साथ लाइव प्रीव्यू हमने ओपन किया हुआ है, और साथ में ये इसका लाइव प्रीव्यू आ गया। जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगी। तो इसमें आता हूँ VS कोड में, तो इसके ऊपर मैं लगाता हूँ क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट लगाने के लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लास लिखो, उसके बाद कार लिखो। मैं कार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कार में थोड़े से फीचर जल्दी माइंड में आ जाते हैं। एक्सटेंड्स, बाकी आप इसमें जो लगाना चाहो लगा सकते हो, स्टूडेंट लगाओ, टीचर लगाओ, जो भी। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, इस तरह से आप क्लास कंपोनेंट जो वो डिफाइन होते हैं। अब इसके अंदर आपने यूज़ करना है कंस्ट्रक्टर। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी है तब आपको इसकी समझ होगी, तो अगर नहीं सीखी तो एक दो लेक्चर आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज़ देनी है, प्रॉप्स इसके अंदर आपने दी, दिस डॉट प्रॉब्लम जस्ट आपने प्रॉप्स देनी है। और इसके अंदर आपने एक इसका लेना सुपर, यहाँ पे आपने एक इसका एट्रीब्यूट लगाना सुपर, और सुपर के अंदर आपने इसे सेम आगे से प्रॉप्स लगा देनी है, ये लगा दी। अब नीचे आपने लगाना दिस डॉट स्टेट, और इसके अंदर आपने अपना ऑब्जेक्ट लिखना है जिसके अंदर आपका डाटा होगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको लिखता हूँ नेम, तो नेम में मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे BMW। उसके बाद इसका हम यहाँ पे देते हैं मॉडल, या हम इसका दे देते हैं कलर, और कलर इसका मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेड। तो रेड ने हम वाइट करते हैं, रेड कलर की तो नहीं पता नहीं होगी, मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता। और उसके बाद ईयर, और ईयर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1965। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास स्टेट लग गया। अब इस स्टेट को हमने कॉल किस तरह से करना है, अब चूँकि हम ये क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसी के अंदर मैं अपना कंपोनेंट डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर ख़त्म हुआ है, इसके नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं अपना जो डाटा है उसको रिटर्न करूँगा। तो अब क्लास कंपोनेंट में हम रिटर्न करनी करोगे, आप इसमें लगाओगे रेंडर, और रेंडर लगाओगे यहाँ पे आप दोगे इसको प्रिंसेस, और उसके बाद आप दोगे करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे रिटर्न डाटा, और रिटर्न डाटा में आप अपना डाटा जो पास कर दोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसमें लगाता हूँ H1 का टैग। H1 के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको माई नेम, ये लिख दिया। इसके अंदर अब हमने लगाना है ये जो स्टेट है इसका डाटा हमने लगाना, तो उसको हम किस तरह से लगाएंगे, हमने यहाँ पे लगानी है करली ब्रैकेट लगाने के बाद उसमें हमें लिखना है दिस डॉट स्टेट, जो आपने ऊपर स्टेट दिया हुआ है, डॉट उसके बाद आपने
ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो मैं इसमें नेम जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, इसको सेव किया और जैसे मैं ब्राउज़र के अंदर चेक करूँगा तो इसके ऊपर ये नेम हमें शो हो जाएगा। इसको आई थिंक हमने सेव नहीं किया। अच्छा सेव आई थिंक कर लिया है, लेकिन ये जो कार कंपोनेंट है इसको हमने कहीं पे कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ, जो चूँकि हमारा ऐप जो कंपोनेंट है ये रेंडर हो रहा है इंडेक्स में, तो यहाँ पे मैं कार को कॉल कर लूँगा, ये कार, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आपको कोई इसको एट्रीब्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं चेक करूँगा तो इसके ऊपर ये माई नेम BMW ये आ गया। अब मैं इसमें लगाता हूँ कलर। अब इसी के नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर। कलर हमने लगा दिया और कलर में यहाँ पे जो इसका नॉर्मल कलर आ रहा है वो हमने लगा दिया, कलर लगाया। अब इसको सेव किया और यहाँ पे चेक करते हैं तो उसके हमारे पास नाम भी आ गया और साथ में हमारे पास इसका कलर भी आ गया। अब हमने इसमें लगाना है इवेंट, जिसके थ्रू हम इसका कलर या इसका नाम जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास आपका जो कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है ना, उसके बाद आओ, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन लगाओ। इसको आप लगा दो चेंज कलर आप लगा दो, या आप जो भी और कोई लगाना चाहे वो भी आप लगा सकते हो। और इसको आप एरो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करो। इसके अंदर आप ऊपर this.state लिखो, this.state। अब चूँकि आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे करोगे सेट स्टेट्स। एक आपने स्टेट लगा दिया, अब इसको आपने चेंज करना तो आप लिखोगे सेट स्टेट। तो आप लोगे पेरेंथेसिस के अंदर करली ब्रैकेट्स। अब इनमें से किसी पैरामीटर का नाम दोगे जिसको आपने चेंज करना है। तो मैं इसमें कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर लिखा, और कलर मैं इसको अब जो अगेन देना चाह रहा हूँ मैं देना चाह रहा हूँ ब्लू। चेंज होने के बाद ब्लू किया। अब ये ब्लू में तब शो होगा जब हम इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो इसके नीचे मैं एक बटन लगाता हूँ, यहाँ पे एक बटन लगाया और बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। और अब इसके अंदर हम इसको कॉल करते हैं। इसके अंदर ऊपर हम इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक, ये हमारे पास आ गया ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर ये वाला फंक्शन हम पास कर देंगे और इसके साथ आप लगाओगे दिस। ऐसे अगर आप लगाओगे तो उसने काम नहीं करना, this.change कलर। अब इसको सेव किया और इसको हम चेक करते हैं। अब जैसे मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसका कलर ब्लू हो गया। अब इसको अगेन आपको रीलोड करके दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर वाइट आ रहा है, जैसे मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कलर हमारे पास चेंज हो गया। इस तरह से आप स्टेट को यूज़ कर सकते हो और स्टेट का कलर आप चेंज कर सकते हो। इसमें ज़्यादा इतना वो मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने स्टेट लगाने हैं, इसके अंदर आपने अपना डाटा सेव करना है और उस डाटा को आपने शो करवाना है। अगर आपने उसको चेंज करना है इन फ्यूचर तो आप इवेंट्स लगा के आप पेज रीलोड लगाना चाहो, ऑन माउस ओवर लगाना चाहो, माउस इंटर, माउस लीव, जो भी आप इसमें इवेंट लगाना चाहो आप लगा के इसको चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप इसका डाटा जो है चेंज करते हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप स्टेट के साथ वर्क करते हैं। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्ट राउटर डॉम को इस्तेमाल करते हुए मल्टी पेजेस वेबसाइट बना सकते हैं रिएक्ट JS की मदद से। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट JS चूँकि हमारे पास एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो ये हमें अलाउ नहीं करता कि हम एक से ज़्यादा पेज बनाएं अपनी वेबसाइट में। क्योंकि जब हमने वेबसाइट बनानी होती है, हम सिंपल सी वेबसाइट भी बनाएं तो उसमें भी कम से कम 4-5 पेजेस होते हैं, जैसे कि होम हो गया, अबाउट हो गया, ब्लॉग सेक्शन हो गया, या कॉन्टैक्ट, साइन अप, लॉगिन। ये वाले पेजेस तो कॉमन होते हैं, एटलीस्ट 5 पेज तो होते हैं। तो अब अगर हमने मल्टी पेजेस वेबसाइट बनानी है और रिएक्ट तो हमें अलाउ नहीं कर रहा एक से ज़्यादा पेज बनाने के लिए, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने सोल्यूशन भी इसका दे दिया है, वो है इनका प्लगइन रिएक्ट राउटर डॉम। इसको इस्तेमाल करते हुए हम मल्टी पेजेस वेबसाइट बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पेजेस नहीं होते, ये होते हैं कंपोनेंट्स। उन्हीं कंपोनेंट्स को हमने एज अ पेज ट्रीट करना है। तो बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है। मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आता हूँ VS कोड में, और साथ में मैंने ऑलरेडी इस रिएक्ट को इंस्टॉल करके उसको रीस्टार्ट किया हुआ है। बेटर है कि आप इस सीरीज़ की जितनी पिछली वीडियोज़ हैं वो भी एक दफ़ा देख लें सारी। तो रिएक्ट ऐप ये हमारे पास यहाँ पे रन है, और आते हैं अपने VS कोड में। तो VS कोड में ये हमारे पास ऐप कंपोनेंट है, और जस्ट इसमें हमने कोई चीज़ भी नहीं लगाई हुई, सिंपल एक कंपोनेंट लगा के उसको हमने रेंडर करवाया हुआ पेज के अंदर। अब इसी के अंदर हम सारा कुछ जो है वो लगाएंगे। अब सबसे पहले आपने यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है। आपकी रिएक्ट वर्क कर रही होगी, रन कर रही होगी, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे
एक न्यू टर्मिनल लेना है। आपका जो फोल्डर है जिसमें आपने रिएक्ट को इंस्टॉल किया हुआ है, आपने उसको ओपन करना। तो उसके लिए आप CD लिखोगे, उसमें नेविगेट करोगे। जिस तरह से मेरे फोल्डर का नाम है लर्न रिएक्ट, और इसको इंटर करूँगा तो ये आ गया। अब इसमें आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। जस्ट आपने सिंपल npm i और लिखना है रिएक्ट -राउटर और -DOM। इसको आप जैसे क्लिक करोगे 1 या 2 मिनट लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी भी इंस्टॉल है। जब इंस्टॉल हो जाए आपने पैकेज और JSON फाइल के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। ये जिस तरह से मेरे पास लगा हुआ है react.dom, इस तरह से आपने यहाँ पे इसको चेक कर लेना है। तो अब मैं आता हूँ अपने कोड के अंदर app.js के अंदर। अब app.js के अंदर मैं पहले कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख के इसको चेक करता हूँ पेज के अंदर, ये हमारे पास शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो अब मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स क्रिएट करूँगा। जिस तरह से ये मैंने कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। आपने कंपोनेंट का फोल्डर लेना है, कंपोनेंट वाला आपने फोल्डर लेना है। उसके अंदर आपने 3-4 फाइलें बना लेनी है। जिस तरह ये मैंने किए होम component.js, कॉन्टैक्ट component.js और अबाउट component.js। ये आपने जस्ट सिंपल एक कंपोनेंट वाला फोल्डर लेना है। फोल्डर के अंदर आपने ये 3 फाइल बनानी है और 3 फाइलों के अंदर ये वाला आपने कोड लिख लेना है। होम के अंदर ये वाला लिख लेना है। जस्ट आपने इंपोर्ट रिएक्ट और ES6 का फीचर यूज़ करते हुए आपने एरो फंक्शन देने और एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने कंपोनेंट को इनको बना लेना है। ये होम पेज आ गया। कॉन्टैक्ट के अंदर ये कॉन्टैक्ट वाला पेज आ गया। कोड इनमें सब में सेम ही है और अबाउट के अंदर अबाउट वाला आ गया। ये 3 हमारे पास कंपोनेंट्स रेडी हो गए। अब आपने आना है app.js के अंदर, जहाँ पे आपने इनको इंक्लूड करना है। सबसे पहले आपने जिस प्लगइन को इंस्टॉल किया उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट और यहाँ पे इंपोर्ट, और आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स डाल के इसको आगे और यहाँ पे फ्राम करके और यहाँ पे इसको आपने कर लेना है react.dom। जैसे आप सर्च करोगे ये आपके पास आ जाएगा। ये आ गया आपके पास react.dom। अब इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आपने लेनी है वो लेनी है ब्राउज राउटर। ये आपका ब्राउज राउटर आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे राउट्स लेना है। राउट्स ये इनके बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं। और थर्ड आपने लेना राउट, दैट्स इट। ये आपने 3 चीज़ें ले ली। अब आपने इनको यहाँ पे लगाना है। अब जब भी आपने ये नेविगेशन लगानी है, जब भी आपने पेज राउटिंग लगानी है, तो सबसे पहले जो आपका ब्राउज राउटर है इसको आपने यहाँ पे लगाना है। जहाँ पे आप कंपोनेंट अपना जो कंपोनेंट उसको रेंडर करवा रहे हो या उसका डाटा रिटर्न कर रहे हो। तो आप यहाँ पे ब्राउज राउटर इसको लिया। अब सारा जो कोड है इसके अंदर आएगा जो हमने राउटिंग के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने ये राउट्स लेना है। ये ब्राउज राउट भी आ गया, उसके बाद राउट्स भी आ गया ये वाला। और इसको मैं यहाँ प्लग आपने देना कोड दूसरे के अंदर टैग के अंदर, क्योंकि हमने इसको क्लोज भी करना है यहाँ पे। अब इसके अंदर आप लिखोगे राउट। अब राउट का मतलब होता है पाथ। यहाँ पे पाथ आ गया और पाथ हम देंगे यहाँ पे पाथ, और इसको हम देंगे ये इंडेक्स वाला, कि जब इंडेक्स वाला पेज ऊपर हो तब क्या करो, तब यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो शो करवा दो एलिमेंट, और इसको इक्वल करेंगे। यहाँ पे करली ब्रैकेट्स दे देंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये हमारा अब रिएक्ट डॉट जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लग गया। और इसको अब यहाँ पे वैसे क्लोज कर लो जिस तरह से आप इनपुट का टैग क्लोज करते हो। ये हो गया। अब जैसे इसके अंदर हम कोई लगाएंगे कंपोनेंट तो ये हमारे पास काम करने लग जाएगा। तो अब ये जो आपने कंपोनेंट यहाँ पे बनाए थे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, ये आपने एक बनाया होम कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट और अबाउट कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट सबसे पहले हमारे पास होम वाला है तो यहाँ पे होम को करूँगा। अब यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली नेविगेट कर दिया, इंपोर्ट होम फ्राम ./component फोल्डर /home component इसमें। अब ये वाला जो कंपोनेंट है आपने इसको यहाँ पे कॉल कर लेना एलिमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखोगे एलिमेंट्स के अंदर आपने कंपोनेंट करना और इस तरह से आपने इसको क्लोज कर लेना। जैसे आप सेव करके इसको चेक करोगे अपने पेज के अंदर तो ये आपका आ गया होम पेज आपका आ गया। अब मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए अबाउट वाला, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अबाउट। तो यहाँ पे क्या होगा, अबाउट कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब अबाउट को हमने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा और लिखूँगा अबाउट। जैसे अबाउट को करूँगा तो अबाउट भी हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे हम कर देंगे अबाउट। ये अबाउट लग गया। अब जैसे उसका URL बनेगा हमारे पास अबाउट, तो हमारे पास ये अबाउट कंपोनेंट जो है ये हमारे पास शो हो जाएगा। तो मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे, ये हमारा URL, इसके बाद आप लिखेंगे अबाउट। जैसे मैं इसको इंटर करूँगा और हमारे पास आ जाएगा अबाउट पेजेस, अबाउट पेज आ गया। अब इस तरह से हम नेविगेट कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पेज के ऊपर लिंक हो, उनको मैं क्लिक करता जाऊँ और ये हमारे पास चेंज होते जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे आपके पास app.js के अंदर ये लगे हुए हैं ब्राउज, अब इस ब्राउज राउट के नीचे
आप एक डिव ले लो या ऊपर ले लो। अक्सर नेविगेशन आप ऊपर लगाते हो तो यहाँ पे ऊपर ले लो। आप अलग से भी नेविगेशन बार किसी और कंपोनेंट में बना के सेट करके उसको आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा, आप जो भी लेना चाहो यहाँ पे ले सकते हो, कोई मसला नहीं उसका। आप LI का टैग यूज़ करना चाहो या जस्ट ए के टैग यूज़ करना चाहो यहाँ पे। और मैं एक और डिव लेता हूँ, इस डिव के अंदर मैं ए का टैग लेता हूँ, उसको मैंने क्लोज़ किया। सबसे पहले लिखता हूँ होम, और होम के ऊपर आपने href देना है। href आप इसको दोगे, ये वाला, ये इंडेक्स वाला। अब ये वाला पाथ और ये वाला href ये मिल रहे हैं, मतलब जैसे ही ये वाला पाथ मैच होगा तो ये होम कंपोनेंट जो है हमारे पास शो हो जाएगा। सेम इस तरह से कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट। अब जैसे ये अबाउट वाला पाथ और ये वाला href ये आपके पास सेम होंगे, तब आपके पास ये अबाउट वाला कंपोनेंट वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं अबाउट लिख देता हूँ मेन्यू का। अब इसको मैं चेक करता हूँ, सेव किया और ब्राउज़र में चेक कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास 2 लिंक आ गया। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा ये अबाउट वाला हमारे पास आ गया, और जैसे होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये होम वाला पेज हमारे पास राउट होने लग गया। और इस तरह से हमारे पास थर्ड मौजूद है कॉन्टैक्ट वाला, तो उसको भी सेम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे इस काम करेंगे कॉन्टैक्ट इसका बने जब href, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेन्यू टेक्स्ट, और इसको भी यहाँ पे करते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे करते हैं कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट किया, और यहाँ पे जब एलिमेंट है इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट वाला पेज इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट आपके पास इंपोर्ट हो गया। और इसको आपने यहाँ पे कॉल कर लेना, यहाँ पे आपने इसको कॉल कर लिया कॉन्टैक्ट, इसको सेव किया। और इसको अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा अबाउट पेज, होम पे के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा होम पेज। अब इसमें आप CSS अप्लाई करो, इसमें इमेजेस लगाओ, जो मर्जी लगाओ, लेकिन इसका जो कोर थी, जो इसका बेसिक मेथड था कि किस तरह से आपने राउटिंग करनी है अपने वेबसाइट के अंदर, वो आपकी कंप्लीट होगी। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बनाने के लिए आपको काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है। तो स्टार्ट में जब मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो मुझे 2-3 दिन लग गए थे इसका जो परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढते, क्योंकि मैं बिगिनर था, मुझे इतना वो खास गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप मेरे साथ अच्छे से चलो, आपको वेब डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं आपको समझ आने लग जाएंगी। और ये वाला जो आपकी है ना इसकी ब्राउजिंग, ये ब्राउज राउट्स ये चेंज होती रहती है। कभी इनके ना ये राउट्स की जगह राउटर लगा देंगे, कभी ये राउट्स की जगह कुछ और लगा देंगे। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, प्लगइन आपने बस ये ध्यान में रखना है react.dom वाला। जब भी आपकी अगर ये वाली कोडिंग आपकी काम नहीं कर रही तो आपने जस्ट ऑनलाइन सर्च कर लेना है कि ये वाली चीज़ काम नहीं कर रही, अब नहीं कर रही, इसका अल्टरनेटिव क्या निकालना है, तो वो इसका अल्टरनेटिव निकाल देते हैं। समटाइम अगर आप ये वीडियो 1 साल के बाद देख रहे हो या आप ज़्यादा लेट देख रहे हो, तब हो सकता है ये वाले ब्राउज राउट जाए, ये काम ना कर रहे हो, यहाँ पे ये react.dom वाले कोई और चीज़ लगा दें। तो आपने इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ आपने कॉन्टैक्ट रहना, उसके साथ आपने रब्ता रखना है, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से ये चेंजिंग हो रही है। क्योंकि अक्सर आप आज से 2-3 साल पुराने वाले वीडियो देखोगे ना, ये react.dom के ऊपर, मल्टी पेजेस वेबसाइट इन रिएक्ट के ऊपर, तो वो काम नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने कोड अपडेट कर दिया है। लेकिन आज के डेट में अब आज 17 तारीख है और 6वां महीना 2023 है, तो इसमें ये वाला कोड परफेक्टली काम कर रहा है। तो जब आप अगर साल बाद करोगे, अगर आपके पास ये कोड काम नहीं कर रहा, तो आपने ऑनलाइन सर्च कर लेना, आपको कोड इसका मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात करते हैं और उसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से हम CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। जी दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप React.js के अंदर CSS को इस्तेमाल कर सकते हो। React.js के अंदर CSS को लिखने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है इनलाइन स्टाइलिंग, इनलाइन CSS। सेकंड हमारे पास होता है CSS स्टाइल शीट, और थर्ड हमारे पास होता है CSS मॉड्यूल। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आता हूँ अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंपोनेंट्स लगाए थे, तो इन सब को एक दफ़ा मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि फ़िलहाल के लिए हमें कोई भी नहीं चाहिए इस यहाँ से। तो ये सारे मैंने एक दफ़ा डिलीट कर दिए। अब सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इनलाइन CSS। उसके लिए सबसे पहले मैं एक हेडिंग लेता हूँ और हेडिंग को मैं नाम दे देता हूँ क्रिएटिव बाबर। आप कोई भी नाम रख लो, क्रिएटिव बाबर। इसको सेव किया और ब्राउज़र में चेक करते हैं।
तो ये हमारे पास आ गया क्रिएटिव बाबर। अब इसका हमने कलर चेंज करना है। तो एक तो सबसे पहला जो मेथड है वो ये है, इसको कहते हैं हम कि ये हमारे पास इनलाइन CSS है। आप यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओगे, जिस तरह से आप नॉर्मल HTML कोड के अंदर भी आप यूज़ कर लेते हो। फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर अगेन करली ब्रैकेट्स, उसको आप नाम दोगे कलर, और कलर उसको आप यहाँ मिसाल दे देते हो रेड, तो मैं यहाँ पे इसको रेड कलर दूंगा। सेव किया, जैसे ब्राउज़र में चेक करेंगे तो इसका कलर हमारे पास रेड हो गया। इसको कहते हैं इनलाइन CSS, कि एक ही लाइन के अंदर आपने CSS को लिखना है। आप इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, लेकिन ये कोई वैलिड मेथड नहीं है। ये पहले बड़े स्टार्ट यूज़ होता था, अब नहीं होता। अब जो सेकंड हमारे पास आ गया वो हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल। मॉड्यूल में आप क्या करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट को आप नाम दे दो माई स्टाइल, और यहाँ पे सबसे पहले इसको आप कलर दो। कलर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे रेड, या अब हम ब्लैक तो वैसे ही है, हम इसको कर देते हैं वाइट। वाइट के लिए हम हैश और FFF लगा देंगे, तो ये हमारे पास वाइट कलर बन जाएगा। सेकंड इसको जो हम प्रॉपर्टी देंगे वो हमारे पास होगी बैकग्राउंड कलर। अब इसमें जब आपने लिखना है ना अपने टैग्स को, अपने एट्रीब्यूट्स को, CSS के एट्रीब्यूट्स को या प्रॉपर्टीज़ को, तो जो तो आपके पास हैं सिंगल मतलब एक वर्ड वाले, कलर हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, इनको तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन जिनके साथ दो आ रही हैं, मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड कलर है, तो तब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट इसका है ना लेटर, वो आपने रखना स्मॉल, फर्स्ट वाला बैकग्राउंड, एक वर्ड उसका, जिस तरह से बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का फर्स्ट वाला B हो गया कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है कलर से, तो कलर के लिए आप यहाँ पे कलर लगाओगे, और C इसका आप कर दोगे कैपिटल, और यहाँ पे कलर बैकग्राउंड कलर में मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ब्लैक। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे इसको अब जब आपने अप्लाई करना है तो आपने सेम इस टैग के ऊपर इसको अप्लाई करना, वहाँ उसको आप नाम दोगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर आप उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, सेव किया, और जैसे ब्राउज़र में चेक करेंगे ये हमारे पास अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आपको इनलाइन CSS भी सीखने को मिल गई कि किस तरह से आप इनलाइन CSS को इस्तेमाल करते हो, और किस तरह से आप CSS इन मॉड्यूल या मॉडल इसमें आप इस्तेमाल करते हो। अब थर्ड और जो बेस्ट मेथड है वो हमारे पास है CSS फाइल कैस्केडेड स्टाइल शीट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इस सब को डिलीट कर दोगे। इसको भी डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं इसी SRC फोल्डर के अंदर ही करूँगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ style.css, और अब ये जो स्टाइल और CSS है इसको मैं लिंक करता हूँ ये app.js जहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्पोर्ट, और इसके साथ आपने कोई और चीज़ नहीं लिखनी, जस्ट आपने आप इसको इंक्लूड कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पे आई थिंक CSS की फ़ाइल हमारे पास कहाँ पे गई, इसको चेक करता हूँ। कंपोनेंट्स और SRC के अंदर ही है। अच्छा ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे ./ और style.css इसको लिखा। अब style.css के अंदर जस्ट हमने एक दफ़ा बैकग्राउंड लगा देना है कि ये हमें उन्हें पता चल जाए कि ऑडियंस उन्हें देख रही है। बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर इसका हम बॉडी और बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं रेड। सेव किया, इसको जैसे हम चेक करेंगे तो ये इसके ऊपर CSS की फ़ाइल काम करने लगे। इस तरह से हमने CSS की फ़ाइल जो है वो क्रिएट करके इसके साथ लिंक कर लिया। अब नॉर्मल यहाँ पे अपने HTML का टैग कोड लिखो, और जिस तरह से आप CSS का कोड लिखते हो वो आप इसके अंदर लिख लो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से आप CSS यूज़ कर सकते हो। जो मेरा बेस्ट मेथड है वो यही वाला है, जिसमें आप स्टाइल शीट इस्तेमाल करते हो और अपनी अलग से CSS की फ़ाइल बनाते हो। और बाकी जो इनलाइन है या मॉड्यूल वाली है वो भी ठीक है, गुजारा तो करती है, लेकिन प्रोफेशनल वे में अच्छी नहीं है। जब आप मल्टीपेज वेबसाइट बना रहे हो या बड़े लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, तब भी आपके लिए थोड़ी सी वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम यूज़ टू है नॉर्मल और रेगुलर CSS के। तो ये हमारे लिए बेस्ट मेथड है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने कौन सी CSS इस्तेमाल करनी है और हम रिएक्ट के अंदर कितने किस्म की CSS लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum, welcome to Creative Babar. In this video you will learn how to create beautiful landing page with responsive navigation bar in React.js। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बना सकते हो। उसके साथ आप रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार भी बनाओगे, वो भी React.js में। तो इसमें आप सबसे पहले ये नेविगेशन बार बनाना सीखोगे, फिर इसको हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करेंगे। आप मोबाइल व्यू इसका देख सकते हो। हम 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ आपका ये जो कोड है वो ओपन हो रहा है। आपको इसका जो इसका सोर्स कोड है वो भी आपको फ्रीली प्रोवाइड कर दूंगा मैं।
आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें हम इंतहाई आसान तरीके से इसको सीखेंगे। इसके बाद मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, साथ फॉलो करते हो, तो आप इसके बाद कोई भी एक सेक्शन क्रिएट करना चाहो, आप कंप्लीट एक वेबसाइट भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है नेविगेशन बार बनाना और उसको फिर रिस्पॉन्सिव करना, जो एक सिंपल वेबसाइट होती है। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद इसमें फुटर सेक्शन, अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, जो भी आप लगाना चाहो आसानी के साथ लगा सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम मल्टीपेज वेबसाइट और भी बहुत से कंसेप्ट जो है रिएक्ट के वाले से कवर करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन है वो पर्पज़ है वो आपको बताना है कि किस तरह से आप ये एक खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बनाओगे और ये एक नेविगेशन बार बनाओगे और फिर इसको रिस्पॉन्सिव करोगे मोबाइल व्यू के ऊपर। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। चैनल के ऊपर और भी बहुत सा कंटेंट मौजूद है, जावास्क्रिप्ट के वाले से, रिएक्ट जेएस के वाले से, नोड जेएस के वाले से, उसको भी आप एक दफ़ा चेकआउट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें दोस्तों को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ना 2 रिएक्ट जेएस होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास रिएक्ट जेएस ये है कि जिसमें हम पेज का प्रीव्यू लगा रहे हैं, वो तो मेरे पास 2 होने चाहिए, आपके पास एक ही बहुत है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है और एक मैंने इसका डेमो वो किया है जिसके ऊपर मैंने आपको सिखाना है, वो इसका ये वाला है। तो जब आपने रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये वाला वो आ जाएगा, किस तरह से आपके जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है वो शो होता है। इसको अब आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है उसके लिए मैं नीचे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको आप एक दफ़ा देख लो ताकि आपको पता चल जाएगा किस तरह से रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं। अगर इसको मैं इसी वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगा तो हमारा टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा सोर्स कोड में मैंने अब रिएक्ट को इंस्टॉल करके इसको स्टार्ट कर दिया है। वो आपको मैं बातें नहीं बताऊँगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसको आप चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी ये जो वीडियो है ये उनके लिए जो थोड़ा सा स्टार्टअप से आगे निकल चुके हैं, मतलब उनको बेसिक रिएक्ट आती है, अब उसमें आप वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखना चाह रहे हैं, तो अब उनके लिए रिएक्ट को दोबारा इंस्टॉल करना वो चीज़ें इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो इसको हम यहाँ इसका सोर्स कोड देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फालतू फाइल है वो हमने डिलीट करनी है। तो मैं तो ऑलमोस्ट सारी डिलीट कर देता हूँ। app.cssb, app.spcsb, index.csb और उसके बाद हमारे पास आता है index.js जब बस मैं रहने देता हूँ और app.js, बस बाकी जितनी भी है वो सारे इसकी वो डिलीट कर देता हूँ। लोगो इसका डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें लोगो भी नहीं चाहिए। उसके बाद सेटअप टेस्ट है, ये भी हमें नहीं चाहिए, और गेट इग्नोर है वो भी आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद पब्लिक में आ जाओ, पब्लिक में भी आपको index.html आपने रहने देनी है, बाकी आप बेशक सारी डिलीट कर दो क्योंकि कोई भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। दैट्स इट। report.txt भी हमारे लिए नहीं है, मेन ये भी ज़रूरी नहीं है, रखना चाहो रख भी सकते हो। तो ये अब हमारे पास एक क्लीन पेज आ गया। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि इसका प्रीव्यू, अब देखें अब सारे हमारे पास एरर आ रहे हैं। तो अब मैं आता हूँ इसके index.js में आया और मैं सबसे पहले इसकी सारी जो फाइल्स हैं उसको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट करना और रिएक्ट डोम को, और इसको सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास सारा ऐप इज़ नॉट डिफाइन। तो अब ऐप को हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने ऐप को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ऐप को भी हमने यहाँ पे करना है और यहाँ से अब इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अभी हमारे पास आ रहा है logo.sg, ये भी हमारे पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि response.render इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी हमें नहीं चाहिए। अब हमारे पास logo.svg navbar, ये हमारे पास, अच्छा रिएक्ट क्लाइंट। अच्छा, अब app.js को हमने करना है। app.js में ये लोगो भी हमारे पास नहीं है और ये CSS की फ़ाइल भी नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया। और ये भी हमारे पास कोई चीज़ इसकी नहीं है, तो ये भी हमारे पास डिलीट हो गया। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। अब ये हमारे पास बिल्कुल क्लीन पेज आ गया। अब इसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मैं इसमें एक हेडिंग लगा देता हूँ, हेडिंग इसको लगा देता हूँ H1 और ऐप, सेव किया। और यहाँ पे अब हमारे पास हमारी क्लीन जो है वो कोडिंग आ गई। इसमें हम अपनी तरफ से अब कंपोनेंट्स बनाए, कोड जो भी हम लिखना चाहें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम अपने कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, बस ये रिटर्न वाला फंक्शन रहने देंगे और यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेंगे।
बस यही वाला, और रिटर्न में ये हम कोडिंग इसकी लगा देंगे बस यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे, उसको यहाँ पे रेंडर करवाएंगे, इंक्लूड करवाएंगे, वो हम सारा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने public.html, उसके बाद हमारे पास src सोर्स कोड जो इसका index.html में आते हैं। इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, अब इसमें हमारे पास एक आईडी है रूट, और इसके ऊपर लगा नो स्क्रिप्ट। अब नो स्क्रिप्ट क्या है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। जो जावास्क्रिप्ट है ये हम अपने ब्राउज़र से इसको हम अनस्विच कर सकते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें, हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें ये नो स्क्रिप्ट जब हम लगाएंगे, जब भी किसी ने जावास्क्रिप्ट डिसेबल की होगी तो उनको ये एरर शो हो जाएगा। तो अगर वो वाली ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो पहले जावास्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे, उसके बाद वो यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास जस्ट एक आईडी है रूट, दैट्स इट। इतना हमारे पास HTML का कोड है, इसकी आप यहाँ पे हेडिंग चेंज कर सकते हो। तो मैं इसमें करता हूँ, सॉरी टाइटल इसका चेंज कर सकते हो, तो मैं इसका कर देता हूँ लैंडिंग पेज। सेव किया और यहाँ पे हमारा जो टाइटल इसका चेंज हो गया। तो अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा ना ख्याल गौर से देखना है कि अब सोर्स में हमने सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करना है, कंपोनेंट का फोल्डर। तो हमारे इसमें दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास नैव बार है और एक हमारे पास लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पे करूँगा नैव बार, फोल्डर का नाम दूंगा नैव बार। कंपोनेंट आप रखना चाहो या जस्ट नैव बार रखना चाहो वो आपकी मर्जी, मैं जस्ट इसका रख रहा हूँ नैव बार। अब नैव बार के अंदर मैं एक और फाइल लूँगा, और या बल्कि इसमें हम करेंगे कंपोनेंट करेंगे। पहले हम एक फोल्डर लेंगे कंपोनेंट। तो सोर्स में आया, सोर्स में यहाँ पे एक फोल्डर लिया, उसको नाम दूंगा कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर एक और मैंने फोल्डर लिया, उसको मैं नाम दूंगा नैव बार कंपोनेंट। और नैव बार कंपोनेंट के अंदर एक फाइल लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा नैव बार डॉट कंपोनेंट डॉट JS। आप JS यूज़ करना चाहो JS यूज़ कर सकते हो, आप JSX यूज़ करना चाहो आप JSX भी यूज़ कर सकते हो। इसी के अंदर मैं CSS की फ़ाइल लूँगा, तो यहाँ पे लूँगा मैं इसको style.css। मैं हर कंपोनेंट के लिए अलग से CSS की फ़ाइल लूँगा, क्योंकि यही हमारे जो रिएक्ट JS है इसकी खूबसूरती है, और कोड को क्लीन करने का और एक अलग से शो करवाने का हमारे पास प्रोसेस है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट की CSS फाइल भी उसी फोल्डर के अंदर मौजूद हो, ताकि हमें कोई और फाइल जो है वो एडिटर ना करनी पड़े। और अगर हमने कोई कोड चेंज करना है, कोई डिज़ाइनिंग चेंज करनी है, हम उसी फाइल में चेंज करेंगे। तो इसका बहुत अच्छा जो है ना वो यूज़ है। अब हम चूँकि जस्ट एक पेज की हमारे पास है, एक सेक्शन है, तो आप ना भी बनाओ कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप शुरू से अच्छी प्रैक्टिस करो। नया बार कंपोनेंट आ गया। अब इसी जो कंपोनेंट वाला फोल्डर है इसके अंदर एक और फोल्डर लूँगा, उसका नाम दूंगा मैं लैंडिंग पेज या हेडर दे दो, तो मैं इसको दे देता हूँ हेडर। और इसके अंदर एक फ़ाइल लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट JS, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट JS। और इसके अंदर भी मैं इसकी स्टाइल फाइल लूँगा style.css। अब सबसे पहले हम अपना नैव बार कंपोनेंट जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो मैं इसको दूंगा नैव बार। और ये हमारे पास एरो फंक्शन है, उसको इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इसका रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न में मैं एक हेडिंग लगा के पहले चेक कर लेता हूँ तुम्हारे पास फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, नैव बार। और यहाँ पे लास्ट में मैं करूँगा एक्सपोर्ट डॉट डिफ़ॉल्ट और नैव बार, ये वाला। इसको सेव किया और अब app.js में इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ मैं इंक्लूड करूँगा इंपोर्ट और नैव बार, इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम कंपोनेंट्स नैव बार और नैव बार डॉट कंपोनेंट डॉट JS, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं नैव बार। तो यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट जो है वो लगा दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे नैव बार, तो यहाँ तक हमारा कोड जो परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये जो नैव बार है इसके साथ हम जो CSS की फ़ाइल है इसकी उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा इंपोर्ट और यहाँ पे ./style.css, जो इसकी फ़ाइल का नाम है style.css। अब इसको भी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये भी सही काम कर रही है कि नहीं। तो
बॉडी के अंदर मैं यहाँ करूँगा बैकग्राउंड कलर और ये मैं लगा दूंगा रेड। सेव किया तो ये चेक, अब CSS की फाइल भी अच्छे से हमारे पास लिंक होगी। तो ये हमारे पास नैवबार की फाइल और जो हमारे पास navbar.css की नैवबार की जो CSS की फाइल है वो भी लग गई और कंपोनेंट जो है वो भी हमारे पास लग गया। अब हम कंपोनेंट्स के अंदर अपनी कोडिंग जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ से इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे मैं एक लूँगा नैव का टैग और नैव के टैग के अंदर मैं एक डिव लूँगा। डिव को आप यहाँ पे क्लास दोगे। अब जो जावास्क्रिप्ट है सॉरी जो HTML है उसको हम एग्जैक्ट HTML का कोड यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अब जब हम यहाँ पे HTML का कोड लिखेंगे वो हमारे पास HTML का कोड नहीं कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा JSX। लेकिन रिएक्ट की खूबसूरती है कि जिस तरह से हम एग्जैक्ट HTML का कोड यूज़ कर रहे थे सेम वही वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमें सेम रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। तो इसमें हम यहाँ पे करेंगे क्लास नेम। आप क्लास यूज़ कर लो तब भी आपका मतलब कर जाएगा, लेकिन मैं आपको क्लास जो नेम है वो करूँगा, क्लास नेम कंटेनर। और इसके अंदर आप ए का टैग लो, ए का टैग और उसको आप क्लास दो यहाँ पे। अब जिस तरह से हम जल्दी जल्दी वहाँ पे कर लेते थे वो वाला नहीं है, लेकिन इसमें हम कोड लिख सकते हैं वो थोड़ा सा इजी। उसके लिए आप इसके इमेट्स आते हैं, प्लगइन्स आते हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें सी बाबर मतलब क्रिएटिव बाबर, इसका HRF वो मैं लगा दूंगा हैश क्योंकि हम कोई भी नहीं दे रहे। और उसके बाद इसको हम देंगे क्लास। क्लास आप नेम दे दो या जिस आप क्लास भी लिख दो तब भी मतलब काम दे जाएगा, लेकिन आप क्लास नेम लिखो प्रॉपर जिस तरह से JSX लिखी जाती है। तो यहाँ पे अब उसके बाद हम यहाँ पे UL का टैग लेंगे जिसको हम उसका कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो यहाँ पे मैं वो वाला कोड जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ ये वाला। और ये जो ऑन क्लिक है इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको अभी मैं ये चीज़ें ना समझाऊँ। तो ये आप देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास UL का टैग है, ये इसका navref भी एक दफ़ा डिलीट कर दो यहाँ पे क्लास और इसका यहाँ पे दे दो क्लास नेम nav डॉट मेन्यू। और थोड़ा सा इसको हम अलाइन कर लेते हैं इन आई को यहाँ पे, ठीक हो गया, ये भी अलाइन हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं, ये आ गया और यहाँ पे सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास क्लोज आ रहा है, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मटीरियल आइकन्स। तो मटीरियल आइकन के लिए हमारे पास यहाँ पे गूगल के आइकन्स हैं। आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे मटीरियल आइकन तो ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाएगा fonts.google.com/icons। तो यहाँ से आप राउंडेड सेलेक्ट करना चाहो, शार्प सेलेक्ट करना चाहो, जो भी करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर शार्प सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी मतलब क्लोज़ वाला आइकन पहले लेते हैं तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लोज़, सर्च किया यहाँ पे क्लोज़, ये हमारे पास क्लोज़ आ गया। इसको यहाँ पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे हमारे पास एक CSS की फाइल इसके ऊपर आ रही है। आप ये वाली लगाना चाहो ये भी आप लगा सकते हो और ये वाली भी आप लगा सकते हो। मैं जो लास्ट वाली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने आऊँगा index.html के अंदर। यहाँ पे हमारे पास पहले लगी हुई हैं ये मेटा टैग और हेड के आपने थोड़ा सा ऊपर लगा देना, बस ये वाला हेड और इसके ऊपर टाइटल से नीचे इसको लगाया। और अब इसको यहाँ पे चेक करो तो अभी भी ये अच्छा, अब ये वाली क्लास आप लगा दो यहाँ पे, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ। जो हमारे पास आइकन लगा हुआ है हमारे पास है नैव कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे मटेरियल सिंपल डॉट शार्प, तो इसको यहाँ से काट करता हूँ। आप इसमें आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हो, पहले मैंने आउटलाइन इस्तेमाल की थी लेकिन अब शार्प यूज़ कर लेते हैं, कोई इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। सेव किया, अब यहाँ इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास डेमो, तो ये हमारे पास क्रॉस वाला आइकन आ गया। तो इस तरह से आप मटेरियल आइकन जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका जो index.html का मतलब कोड था, आपका HTML कोड वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी CSS जो है ना वो करते हैं। तो CSS का कोड जो है वो मैं कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा जो कोड है वो शार्ट हो जाए, क्योंकि आपको CSS तो बेसिक आनी चाहिए ना उसके लिए। तो मैं वो वाला कोड जो इसका वो भी कॉपी कर लेता हूँ। उसके लिए एक मिनट मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ पे पेस्ट कर ले कॉपी करके। तो ये बड़ा आसान सा है, अभी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आए तो सबसे पहले आपने फ़ॉन्ट जो है इसमें इंस्टॉल करने हैं, आप गूगल फ़ॉन्ट ले सकते हो। उसके बाद स्टार मार्क लगा के आप यहाँ पे
जो है वो मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, सॉरी बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग, ये सब आप लगा दो। उसके बाद ए जो है उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन, आप इन दोनों को ऊपर भी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने इसमें रूट एलिमेंट इस्तेमाल करना है। रूट एलिमेंट जो है उनको इस्तेमाल करने का आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप उसमें एक कलर लगाते हो तो उसकी आप, सॉरी वेरिएबल कलर, रूट कलर, वेरिएबल कलर जब यूज़ करते हो तो आप वो वेरिएबल जहाँ पे भी कॉल करते हो, जब आपने कलर चेंज करना होता है तो जस्ट आप वेरिएबल का कलर चेंज करते हो तो पूरी वेबसाइट के ऊपर जो कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से वेरिएबल वर्क करती हैं। अब वो CSS का टॉपिक आ जाएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करने लग गया। उसके बाद कंटेनर को मैक्सिमम विड्थ मैंने 1200 लगा दी, विड्थ 100%, हाइट 100%, मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि सारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए, पैडिंग 0 और 16 पिक्सल लेफ्ट राइट से। उसके बाद नैव का जो कोड है वो आ गया, हाइट उसकी 64 पिक्सल, पोजीशन स्टिकी, टॉप 0, लेफ्ट 0, विड्थ 100%, बैकग्राउंड वाइट, जी इंडेक्स आप उसको मैक्सिमम दे दो, 99 दे दो या 999 दे दो, ताकि सबसे ऊपर हमारे पास ये है। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और वेरिएबल इसमें हमने येलो ये वाली इस्तेमाल की, और ये वाला येलो कलर हमारे पास मौजूद है। इस तरह से कंटेनर को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, लाइन आइटम सेंटर, और उसके बाद ग्रिड गैप जो है वो हमने इसको 30 पिक्सल लगा दिया। नैव बार ब्रांड उसको हमें मैक्सिमम ये स्टाइलिंग दे दी। मेन्यू बार उस जो नैव के मेन्यू डिस्प्ले फ्लेक्स ग्रो 1, लाइन आइटम सेंटर, और ग्रिप गैप 20 पिक्सल। इस तरह से आप ये सारा एक दफ़ा कोड देख सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से खुद आप इसको लिखो। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने लगा हूँ क्योंकि बेसिक CSS है, इसकी फ़ाइल भी आपको नीचे मिल रही होगी, आप उसको एज इट इज़ कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा आसान सा है। ये लॉगिन बटन की स्टाइलिंग है, और ये नीचे बटन टॉगल, तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद ये मीडिया क्वेरी शुरू हो जाती है। इसमें हम कंटेनर लगा रहे हैं, उसको मैक्सिमम विड्थ दे रहे हैं, डिस्प्ले उसका जो है बटन का वो ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये आगे इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, तो अब ये वाले हमारे पास हमारे जो है ना वो स्टाइलिंग अप्लाई होगी, जिसमें हमारे पास मेन्यू, कोर्स और ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर तरीके से लग गए। अब हम इसको वो देते हैं फ़ॉन्ट, इसको देते हैं फ़ॉन्ट लगाते हैं। तो वो मैं यहाँ पे बॉडी यूज़ करता हूँ, बॉडी टैग और फ़ॉन्ट फैमिली में इसमें वेरिएबल लगा लेता हूँ। वेरिएबल में मैं ओपन सास जो है वो लगा लेता हूँ, ओपन सास, या आप सेकंड रेलवे लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो जो आपको पसंद आए। तो ये आ गया, यहाँ पे आई थिंक मैं रेलवे लगाई, लेकिन कोई मसला नहीं, आप जो भी लगाना चाहो। तो इस तरह से ये आपकी नेविगेशन बार जो है वो स्टाइल होगी, और जो आपका आइकन है वो भी हमारा हिडन हो गया, वो आपका सारा CSS की मदद से हो रहा है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के ऊपर अब ये वाला जो है आपकी साइड पे जा रही है, जो सॉरी नेविगेशन बार आपकी गायब हो रही है, वो आपकी CSS की मदद से ही है। तो उसको आप यहाँ से अगर देखो तो यहाँ पे नैव बार और मोबाइल व्यू पे रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर आओ, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव जहाँ पे हम इसको कर रहे हैं ये वाला फिक्स्ड, और इसका हम यहाँ पे फ्लैक्स स्टार ट्रांजिशन, उसके बाद इसको हम क्लास लगा रहे हैं लेफ़्ट 0, और यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा लेफ़्ट, हम इसको लगा रहे हैं 100%। तो इसको एक दफ़ा यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं। ये हमारे पास दोबारा इसको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास आइकन आ रहे हैं, तो इस आइकन को आप क्लिक करोगे ये क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन अभी ये हमारे पास काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमने अभी एक और आइकन भी ऐड करना है। तो उसके लिए आता हूँ अपने मैं नैव बार कंपोनेंट्स के अंदर, जहाँ पे हमारे पास क्लोज़ बटन लग रहा है ना, इसके नीचे आप आ जाओ क्लोज BTN, और इसके नीचे आप एक और टॉगल जो है ना वो बटन लगाओ। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि उसकी क्लास भी सेम ही है इसकी, आप खुद से भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसके एग्जैक्ट बार जहाँ पे हमारे पास UL कंप्लीट हो रहा है ना, और उसकी जो डिव है उसके बाद यहाँ पे नैव टैग के अंदर, तो यहाँ मैं एक डिव लगा देता हूँ डिव, और उसको यहाँ पे लगाता हूँ क्लास उसको लगाता हूँ BTN _ टॉगल, और यहाँ पे मैं इसके अंदर आइकन लगाऊंगा। तो आइकन आपने स्पैन का यूज़ करना है, स्पैन यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने आओ मटेरियल आइकन के ऊपर, यहाँ पे आप सर्च करो, हमारे पास टॉगल है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, टॉगल भी सिलेक्ट कर सकते हो, टॉगल अगर आपको मिल जाए, नहीं तो हमारे पास एक आता है शॉर्ट के नाम से ये वाला। तो ये शॉर्ट हमारे पास ये वाला हमने यूज़ करना है।
इसको हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो इसकी ये आपने क्लास कॉपी कर लेनी है। वही ये पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं, जस्ट इसका आपने नाम कॉपी कर लेना है शॉर्ट, और यहाँ पे आपने लगा देना है जहाँ पे आप क्लास यूज़ कर रहे हो स्पैन, और क्लास नेम हम इसका यूज़ कर रहे हैं मटेरियल वाला, मटेरियल ये ऊपर वाली हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे एक दफ़ा शॉर्ट लगा दो, इस क्लास को आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो, सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये वाला इसको हम एक दफ़ा रीलोड करते हैं, दोबारा इसको करना पड़ेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट, ये हमारे पास आइकन आ रहा है, ये हमारे पास शॉर्ट जो वो आ रहा है। अब ये शॉर्ट हमारे पास एज आइकन आना चाहिए, तो उसको एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ, मटेरियल सिंबल्स शार्प और शॉर्ट। अच्छा ये हमारे पास आई थिंक डबल एम आ गया और ए भी साथ में, ये हमारे पास यहाँ पे गलती है। सेव किया, अब इसको अगेन यहाँ पे करते हैं रीलोड करने के बाद इंस्पेक्ट किया, तो ये हमारे पास अब आ रहा है टॉगल एक्शन। तो ये कम्प्लीटली हमारे पास बहुत अच्छा इसका व्यू आ रहा है। तो अब एग्जैक्ट जो इसका ये हमारे पास आ रहा था, इसका CSS फाइल के अंदर आते हैं, ये वाला सॉरी नैव की जो CSS थी, यहाँ से करते हैं style.css इसका। तो अब एग्जैक्ट इसका लेफ़्ट हम 0 लगा देते हैं, सॉरी -100% ताकि बिल्कुल ये लेफ़्ट पे चला जाए। उसके बाद हम ये वाली क्लास इसके अंदर लगाएंगे .show, जिसके बाद ये हमारे पास लेफ़्ट इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आएगी इसकी जावास्क्रिप्ट क्लास है कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपने यहाँ पे आप रिएक्ट इंपोर्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, वो है यूज़ रेफरेंस। इसको आपने इंपोर्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लगाओ, उसको आप दो नाम यहाँ पे नैव रेफरेंस, और इसको आप यूज़ रेफरेंस और यहाँ पे लगा दो। उसके बाद यहाँ पे एक और कांस्टेंट लगाओ और उसको आप नाम दो शो नैव बार, यहाँ पे शो नैव बार, और यहाँ पे नैव रेफरेंस डॉट करंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और टॉगल में आप क्लास लगा दो शो, कि हम उसके ऊपर शो क्लास जो है वो अप्लाई करवाएंगे। अब ये हमने जो शो है वो लगानी किसके ऊपर है, हमने लगानी है अपने यूएल के ऊपर। अगर आप इसमें जिस क्लास को आपने टॉगल क्लास लगानी है ना, उसके ऊपर आपने ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल कर लेना है। तो यहाँ मैं कॉल करूँगा इसमें रेफरेंस, तो रेफरेंस में हम यहाँ पे करेंगे नैव रेफरेंस, जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नैव रेफरेंस। अब ये जो नैव रेफरेंस है इसके ऊपर हमने ये टॉगल क्लास, अब टॉगल क्लास हमने लगानी किसके ऊपर है, हमने लगानी है टॉगल BTN के ऊपर। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ये हमारे पास है टॉगल BTN हमारे पास कौन सा है, ये वाला BTN टॉगल। तो इसमें आप यहाँ पे ऑन क्लिक लगाओ, जब इसके ऊपर हम क्लिक करें ऑन क्लिक के ऊपर आप ये वाला लगा दो शो नैव बार। इसको सेव किया और इसको अब चेक करते हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा इसको मैं दोबारा रीलोड करना पड़ेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। अब इसको पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास मेन्यू जो है वो ओपन हो रहा है, लेकिन अब इसको हमने क्लोज भी करना है, ये वाला क्लोज वाला आइकन भी जो है उसको भी हमने सेलेक्ट करना है। तो अब सेम जो क्लास है जो टॉगल हम लगा रहे थे यहाँ इस आइकन के ऊपर, वो टॉगल हम इस क्रॉस वाले आइकन के ऊपर भी लगा देंगे। तो तब ये क्या करेगा, इसने इसको ओपन किया और ये वाला इसको क्लोज कर देगा। तो सेम ऑन क्लिक वाला फंक्शन यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और ये वाला जो है इसके ऊपर लगा देंगे। ऑन क्लिक सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, रीलोड किया और इसको दोबारा करना पड़ेगा रीलोड, और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये टॉगल आ गया। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारा शो हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास गायब हो गया। तो इस तरह से बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हम अपनी जो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार है उसको लगा सकते हैं। अब आपको इसकी नेविगेशन बार के मुतल्लिक आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो
अब हम उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ये जो हेडर सेक्शन है, जिसमें आप लर्न कोड लिख रहे हो, इंक्रीज योर नॉलेज, एक्सपोज, और ये आप इमेज लगा रहे हो। तो ये भी बहुत ही आसान सा है। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने हेडर कंपोनेंट के अंदर। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और इसके CSS को भी हम क्लोज़ कर देते हैं, ये वाला, इसको भी क्लोज़ कर दिया। अब आते हैं हेडर कंपोनेंट के अंदर। अब हेडर कंपोनेंट के अंदर भी आप सेम उसी तरह से जिसमें आप कंपोनेंट लिखते हो, सबसे पहले आप रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे और उसको आप नाम दोगे हेडर, अपने फंक्शन जो है वो फंक्शन का नाम दोगे। उसके बाद एरो फंक्शन यहाँ पे इक्वल करोगे इसको एरो फंक्शन के, और यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है उसको रिटर्न करोगे कि हमें रिटर्न में क्या चाहिए। अपना HTML कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और हेडर, ये वाला फंक्शन है आपका। और यहाँ पे आप क्लास लगा दो एक चेक करने के लिए, H1 का एक टैग लगाओ, H1, और यहाँ पे आप लगा दो हेडर। सेव किया और यहाँ पे इसको चेक करते हैं। और सॉरी, इसको हमने अभी वो ना लगाया नहीं है app.js में। तो आता हूँ app.js के अंदर। अब इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट हेडर। तो ये आ गया हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स हेडर और हेडर डॉट कंपोनेंट। तो नैव बार के नीचे मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, हेडर, ये वाला। सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो ये हेड आ गया हमारे पास। तो यहाँ तक आपका जो इस कोड था इसका JSX का वो कंप्लीट हुआ। अब इसमें हमने अपना जो JSX का कोड है, जिसमें लर्न कोड, इंक्रीज नॉलेज, ये आपका पैराग्राफ आ रहा है, ये नीचे बटन सेक्शन आ रहा है, अब उसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए तो हमने मैं कंपोनेंट्स के अंदर हेडर कंपोनेंट डॉट JS, तो इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस देता हूँ और वो वाला कोड जो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो उसको मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे सेव किया यहाँ पे। अब ये मेरे पास आ रहा है बिग इमेज। अब इसमें हमने इमेज किस तरह से लगानी है, मेन मसला होता है जावा जो रिएक्ट है उसमें इमेजेस लगाना। इसका जो कोड है वो हम जिस तरह से हम नॉर्मल इमेजेस लगाते हैं उस तरह से हम इमेज नहीं लगा सकते। अगर उस तरह से लगानी है तो उसके लिए आप CSS यूज़ करोगे, CSS में जाके आप लिंक करोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने SRC यूज़ करना है तो आपको पहले इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास इमेज जो है वो मौजूद भी होनी चाहिए। तो इमेज को मौजूद करने के लिए मैं पहले इमेज यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब कोई भी लेना चाहो, मैं जो है इसके पहले जो इमेज हम यूज़ कर रहे हैं वही एक दफ़ा लेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे पास है SRC और इमेजेस, ये वाली पिक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और अपने आता हूँ फोल्डर के अंदर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला हमारे पास फोल्डर है SRC, इसके अंदर एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जहाँ पे आपके रिएक्ट जो है वो इंस्टॉल है। और इसको यहाँ पे आप नाम दो IMG इमेजेस, और इसके अंदर इस इमेज को मैं करता हूँ पेस्ट। ये किया। अब इस इमेज को आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट और उसके बाद आप इमेज का नाम दो। मैं इसको नाम देता हूँ BG इमेज। आप कोई और नाम देना चाहो आप और दे सकते हो। उस नाम के साथ आपने फिर इसको बाद में कॉल करना है। और यहाँ पे आप इसका लिंक दो, // हेडर में आ गए। इसके बाद 2 डायरेक्टरी बैक, ये इमेज का फोल्डर। इमेज के अंदर आपके पास जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, हमारे पास है प्रोफाइल। यहाँ पे हमारे पास इमेज का फोल्डर भी बन गया और ये नीचे आ गया profile.jpg। तो यहाँ पे profile.jpg सेव किया। अब जाता हूँ अपने कोड व्यू के अंदर। तो यहाँ हमारे पास इमेज आ रही है और ये ऊपर इसका हमारे पास HTML का कोड आ रहा है। तो ये आपकी जो JSX पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब इसको हमने यहाँ पे CSS देनी है। तो CSS इसकी यूज़ करने के लिए पहले हम CSS को लिंक करेंगे। उसके ऊपर आता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट और साथ में स्लैश, और यहाँ पे इसकी जो हमारे पास स्टाइल फाइल है style.css, ये हमारे पास style.css है। इसको पहले बैकग्राउंड कलर लगा के चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास काम कर रही है कि नहीं। बैकग्राउंड, सॉरी पहले हमने बॉडी नहीं लगाई, बॉडी क्योंकि किस एलिमेंट के ऊपर लगाना, मेन तो ये है ना, बैकग्राउंड रेड। सेव किया और ये आ गया। अब ये हमारे पास CSS की फ़ाइल जो है ये भी परफेक्टली काम कर रही है। तो इसकी भी CSS का कोड मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे आते हैं CSS में और ये पेस्ट किया। अब इस CSS में आपको जो वेरिएबल हैं वो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, CSS की रूट एलिमेंट वाली। आपको इसमें बॉडी जो टैग है उसके ऊपर आपको फॉन्ट फैमिली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर लगा चुके हैं। वो वाला कोड भी आपका इसके साथ इंक्लूड है, लेकिन ये आपका जो रिएक्ट है उसकी खूबसूरती है कि आप कोड को शॉर्ट करके अलग अलग पार्ट्स में लिख सकते हो। लेकिन जब वो एज अ वेब पेज शो होगा तो आपका कोड सारा इकट्ठा ही शो हो रहा होगा। वेब पेज में आपका HTML CSS जो आपने अलग अलग कंपोनेंट फोल्डर के अंदर लिखी है वो इकट्ठी शो होगी। मेन मसला होता है जब हम कोड कर रहे होते हैं वहाँ पे। अब कोड जहाँ पे कर रहे हैं तो कोड को ब्यूटीफाई करने के लिए, आसानी के साथ एडिट करने के लिए ये हमारे पास होता है प्रोसीजर। तो इसमें हम ये जो है ना टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हेडर टैग जो हमने था लगाया हुआ हेडर कंपोनेंट के अंदर, ये वाला हेडर को हमने जनाब विड्थ लगा दी, 100% पैडिंग लगा दी ताकि थोड़ा सा कंटेंट जो है उसमें स्पेस बन जाए। उसके बाद कंटेनर को डिस्प्ले, फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर, ग्रिड गैप, 30 पिक्सल, फ्लैक्स रैप, और इसको आप सारे कॉपी कर सकते हो। उसके बाद H1 का टैग है, इसको हमने फॉन्ट साइज, मार्जिन, बॉटम, ये सारी CSS की ट्रिक्स हैं। अगर आप CSS की ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो उसके अलग से हमारा जो CSS का कोर्स है वो मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा चेक कर सकते हो, जिसमें मैं 60 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ CSS की मदद से। उसमें आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमने हेडर, उसके जो राइट सेक्शन है उसको हमने विड्थ लगाई है, हाइट लगाई है, और उसके ऊपर उसका बिफोर और बॉर्डर दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, बिफोर एलिमेंट और उसका सूडो एलिमेंट आफ्टर, और सॉरी बिफोर, आप यहाँ पे आफ्टर भी यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करते हुए हमने इसके ऊपर दो बॉर्डर लगाए हैं, ये वाले जो आपको एक ब्लू और रेड आ रहा है। तो अब इसको 1 2 3 बूम चेक करते हैं। अभी नहीं आया क्योंकि इसको हमने सेव नहीं किया, आई थिंक सेव करते हैं यहाँ पे, और अब देखते हैं इसको। अब ये हमारे पास कोड जो है वो आ गया, लर्न कोड, इंक्रीज योर नॉलेज, और ये वाला। अब ये रिस्पॉन्सिव भी है क्योंकि इसमें हमने मीडिया क्यूरी लगा के भी कोड किया। मीडिया क्यूरी लगा के हमने सिंपल जो फॉन्ट साइज इसका 30 पिक्सल कर दिया, जो इसकी हाइट जो थी, इमेज की हाइट विड्थ थी, वो हमने थोड़ी सी अलाइन कर दी, अपनी जो स्क्रीन व्यू है उसके मुताबिक कर दिए। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो ये वाला हमारे पास कोड का व्यू आ रहा है, और ये हमारे पास टॉगल एक्शन के साथ नेविगेशन बार भी आ रही है। बहुत आसानी के साथ हमने इसको बना लिया। अगर आपका इसके मुताल्लिक़ कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको किसी भी पार्ट में कहीं पे भी समझ नहीं आ रही तो आप प्रॉपर अपनी गाइड दे सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि आपको इसमें और किस तरह की मॉडिफिकेशन चाहिए। मेरे अगर कहीं समझाने में कोई समझने में मुझे मुश्किल आ रही है, अगर मैं किसी कंसेप्ट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उसकी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और इंशाल्लाह आप इसको बनाओ। इसको बनाने के बाद आप जहाँ पे भी इसको अपलोड करो, कोशिश करें कि मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप इसका लिंक दे दो, या आप अपना पोर्टफोलियो शो करने के लिए चाहे पिक ऐड कर दो, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स ने इसको बनाया है। इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, हेडर कंपोनेंट का भी, नैव का भी, इसकी CSS की फ़ाइल भी, और इसका GSX की फ़ाइल जो है वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपने पहले ख़ुद से ट्राई करना है, वीडियो को देख के साथ फॉलो करना है, और जहाँ पे इशू आएगा ना तब आपने फिर जो आपका सोर्स वाली फ़ाइल है उनको आपने देखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।